हाँ भी फ्यूचर डॉक्टर्स, अगर कोई बच्चा मेरे से क्वेश्चन पूछे कि सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा है, तो मेरा आंसर होगा कार्बोनिल कंपाउंड्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स, क्योंकि ये ऐसा चैप्टर है जहां से हर साल आपके एग्जाम में कम से कम 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और कभी कभी तो ऐसा भी हुआ है 4 या 5 क्वेश्चन भी आपके कार्बोनिल कंपाउंड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड की एनसीईआरटी से पूछे गए हैं। तो इस चैप्टर का वेटेज आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा है, इसलिए आपको ये चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए, अच्छे से इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी चाहिए, अच्छे से इसकी एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए। आज के वीडियो में हम कार्बोनिल कंपाउंड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जो कि प्योर एनसीईआरटी बेस्ड है और नीट एग्जाम के लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड है। और इन 50 क्वेश्चंस के थ्रू मैं आपको पूरा चैप्टर अच्छे से रिवाइज कराऊंगा, साथ में आपको यह भी बताऊंगा कि एग्जामिनर आपसे एग्जाम में क्या मिस्टेक करवा सकता है, या ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं, कौन सी रिएक्शंस ऐसी हैं जो आपके नीट 2025 एग्जाम में एज इट इज पूछी जा सकती है। तो प्लीज आप ये वीडियो कंप्लीट जरूर देखें, और जहां भी मैं आपको मिस्टेक्स बताऊं या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊं, उसको अलग से एक कॉपी में नोट करें और बार बार एग्जाम तक अच्छे से रिवाइज करें, ताकि आपसे एग्जाम में कोई भी मिस्टेक ना हो और आप अच्छे मार्क्स, अच्छी रैंक के साथ अपने ड्रीम कॉलेज में जाएं। ठीक है भाई, स्टार्ट करते हैं। तो ये 50 क्वेश्चन कौन से हैं आप सब जानते हैं, ये हमारे कार्बोनिल कंपाउंड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड टेस्ट के सॉल्यूशंस हैं। सॉल्यूशन कौन से टेस्ट के हैं? केयर टेस्ट सीरीज आप सब जानते हैं, बीवाइज क्लासेज की केयर टेस्ट सीरीज है, जो कि केमिस्ट्री की चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज है, जिसमें आपके रिवीजन और फुल सिलेबस मेजर टेस्ट होते हैं। साथ में मैं आपको वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड करता हूं, वीडियो सॉल्यूशन के थ्रू आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से रिवाइज कराता हूं, आप क्या मिस्टेक कर सकते हैं वो बताता हूं। साथ में मैं आपको ये भी सिखाता हूं कि आपको कौन से क्वेश्चन को कौन से अटेम्प्ट में करना होता है, पेपर को कैसे 3 अटेम्प्ट में करते हैं, कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम में इस बार पूछे जा सकते हैं, एनसीईआरटी में कहां से नीट 2025 में एज इट इज क्वेश्चन आ सकता है। तो ये सारी चीजें केयर टेस्ट के वीडियो सॉल्यूशन में मैं अच्छे से कवर करता हूं, और इसीलिए जो बच्चे केयर टेस्ट सीरीज का टेस्ट अटेम्प्ट करके वीडियो सॉल्यूशन देखते हैं, उनके कॉन्सेप्ट तो क्लियर होते ही होते हैं, साथ में उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, और वो हर साल नीट एग्जाम में 170, 175, 180 आउट ऑफ 180 स्कोर करके अपने ड्रीम कॉलेज में जाते हैं। तो प्लीज आप भी टेस्ट अटेम्प्ट जरूर क्या करो, टेस्ट अटेम्प्ट करके वीडियो सॉल्यूशन देखा करो, क्योंकि टेस्ट अटेम्प्ट करके वीडियो सॉल्यूशन देखोगे तो उससे आपकी कॉन्सेप्ट पे ज्यादा पकड़ होगी, आपको अपनी मिस्टेक पता चलेगी, आपको कॉन्सेप्ट ज्यादा रिटेन होंगे। ठीक है भाई, तो अब टेस्ट के सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट बनाते हैं, जिसमें आप नोट कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1, 3rd, 8th, 9th, 13th, 15th, 16th, 19th, 21st, 32nd, 34th, 36th, 37th, 39th, 44th एंड 50th क्वेश्चन। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो आप रिवीजन के लिए नोट कर सकते हैं। नोट करने का मतलब ये नहीं कि लिख लो भाई, दोबारा से अगर आपको टेस्ट अटेम्प्ट करना है, पूरा टेस्ट अटेम्प्ट करने का टाइम आपके पास नहीं है, आप ओनली ये वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, और इनमें जो भी क्वेश्चन सोल्व ना हो या जिसमें मिस्टेक हो जाए उसका एक्सप्लेनेशन देख के आप अपना डाउट क्लियर कर लेंगे। अब हम स्टार्ट करेंगे टेस्ट के सॉल्यूशन। इसमें सबसे पहला देखो, फर्स्ट क्वेश्चन ही आपका एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, थियोरेटिकल क्वेश्चन है। कार्बोनिल कंपाउंड्स आर द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ, किसके, किसमें होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट? फैब्रिक्स में होते हैं, फ्लेवरिंग एजेंट्स में होते हैं, और प्लास्टिक एंड ड्रग्स में यूज किए जाते हैं। डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ द अबव। इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, एनसीईआरटी पढ़ा होगा तो क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, और नहीं पढ़ा है जिसने एनसीईआरटी, उसका रिवाइज भी हो गया होगा। अगर इस पैटर्न में क्वेश्चन आता है तो आप आराम से एग्जाम में सोल्व कर लेंगे। ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन था, आंसर 4 आ गया। ठीक है भाई, नेक्स्ट इसके बाद आएगा क्वेश्चन नंबर 2, द मोस्ट सुटेबल रीजेंट फॉर द कन्वर्जन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है। देखो, अगर आपको प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाना है, कैसे बना सकते हैं भाई? इसके लिए आप या तो ये यूज करें पिरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट पीसीसी, या यहाँ पे हम CrO3 भी यूज कर सकते हैं, या आप इसके अलावा और क्या यूज कर सकते हैं? कॉपर एट 573 केल्विन। ये आपके एनसीईआरटी में गिवन है। इन तीनों में से कोई भी अगर आप यूज करेंगे, प्राइमरी अल्कोहल का एल्डिहाइड बनाएगा और सेकेंडरी अल्कोहल का कीटोन बना देगा। ठीक, और अगर आपने प्राइमरी अल्कोहल की रिएक्शन यहां पे CrO3 के साथ कराई इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, ये जोन्स रीजेंट कहलाता है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे एल्डिहाइड की बजाय फर्दर ऑक्सीडाइज होकर के
डायरेक्ट एसिड लिख देते हैं, क्या बन जाएगा, प्राइमरी अल्कोहल का एसिड बन जाएगा। तो ध्यान रखना, CrO3 अकेला दिया है तो एल्डिहाइड, CrO3H2SO4 दिया है तो जोन्स रिजेंट इसको बोल देंगे और ये एसिड बना देगा। इसके अलावा KMnO4 है एसिडिक मीडियम में, ये भी एसिड बनाएगा, ठीक है, या K2Cr2 है, ये भी क्या बना देगा, एसिड बना देगा। तो ऐसे टेस्ट में देखो सीधा, वैसे तो मैं आंसर सीधा डायरेक्ट 4 लिख सकता था, लेकिन फिर भी मैंने क्या किया, आपको ना पूरा रिवाइज करा दिया कि अगर आपको माइल्ड ऑक्सीडेशन करना है तो क्या होगा, और अगर आपको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन करना है तो क्या यूज करना है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन में क्या होगा, आपका एसिड बनेगा, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में एल्डिहाइड बनेगा। कर लेंगे भाई। और अगर H2SO4 यूज कर दिया अल्कोहल के साथ तो फिर उसमें डिहाइड्रेशन हो जाएगा, आप जानते हैं एल्कीन बन जाएगा। इसका आंसर आ गया 4। क्वेश्चन आसान था, फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन था, एनसीईआरटी काफी सारे जो रीजेंट्स थे मैंने आपको रिवाइज भी करा दिए, ठीक। नेक्स्ट इसके बाद अगर किसी को ये लिखना है, एक बार वीडियो पॉज करके लिख लो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर थोड़ा सा भी डाउट है, याद नहीं रहता, वीडियो पॉज करके एक बार लिख लिया करो, जल्दी लिखो इसको, फिर आगे बढ़ेंगे। लिख लिया भाई। अब नेक्स्ट आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 3, चूज द गाटरमैन कोच रिएक्शन। ये 4 रिएक्शन दी गई है, आपको ये बताना गाटरमैन कोच रिएक्शन कौन सी है। सबसे पहले देखो, गाटरमैन कोच रिएक्शन में क्या होता है, जब हम बेंजीन की रिएक्शन CO प्लस HCl के साथ कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, क्या बनेगा, बेंजाल्डिहाइड। तो वो क्या कहलाएगी, गाटरमैन कोच रिएक्शन। तो ये रहा आपका फर्स्ट रिएक्शन में ही सेम रिएक्शन दी गई है, तो ये हमारी गाटरमैन कोच रिएक्शन है, तो आंसर आपका आ जाएगा 1। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, ये भी है, ये तीनों रिएक्शन भी एनसीईआरटी में है और ये इनमें से कोई ना कोई रिएक्शन आपके एग्जाम में आ सकती है, या एज इट इज ये क्वेश्चन भी आ सकता है। जब टोलिन की रिएक्शन Cl2 के साथ कराएंगे प्रेजेंस ऑफ H, क्या बनेगा, ये बनता है आपका बेंजिल क्लोराइड, जो हाइड्रोलिसिस करने पे क्या बना देगा भाई, 2 OH आ जाएंगे, दोनों क्लोरीन की जगह पे, फिर पानी निकल जाएगा, क्या बन जाएगा, बेंजाल्डिहाइड। ये एनसीईआरटी में है। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखो, टोलिन की रिएक्शन CrO3 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड, ये बनता है आपका बीच सबसे पहले। अच्छा, ये जो इसने लिखा ना, थोड़ा इसका बॉन्ड सही नहीं बन रहा, ये इधर शिफ्ट होना चाहिए था थोड़ा, देखो मैं बना के दिखाता हूँ, ये ऐसे बनेगा, ये ऐसे बनता है ये कॉम्प्लेक्स, ये भी एनसीईआरटी में है आपके, ठीक, ये ऐसे लिखना चाहिए इसको, ट्वाइस ऐसे बनेगा, ठीक। और फिर इसका हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो बेंजाल्डिहाइड बन जाएगा, ये एनसीईआरटी में, ये भी एनसीईआरटी में है। नेक्स्ट, टोलिन की रिएक्शन CrO2Cl2 के साथ CH2 की प्रेजेंस में, तो ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। ये कॉम्प्लेक्स तो नीट 2021 में ऑलरेडी पूछा भी जा चुका है। और फिर इसका हाइड्रोलिसिस करने पे बेंजाल्डिहाइड बन जाता है। इस रिएक्शन का नाम है इटार्ड्स रिएक्शन। तो ये 2 नेम रिएक्शन हो गई आपकी, है ना, ठीक। और ये चारों रिएक्शन एनसीईआरटी में एक जगह पे एक साथ दी गई है, तो कोई भी इनमें से एग्जाम में पूछी जा सकती है। बाकी गाटरमैन कोच तो आपकी फर्स्ट है, आंसर इज 1। ये हो गया हमारा फर्स्ट टाइम का क्वेश्चन बोल दें, क्योंकि आसान क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी की रिएक्शन है ना। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 4, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज। देखो भाई, जब भी कभी आप अल्काइल साइनाइड की रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, डाइबल H के साथ कराएंगे, इसको डाइबल H बोलते हैं, है ना। ये क्या है, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये कहलाता है डाइबल H। क्या बोलते हैं इसको, डाइबल H, और साथ में पानी दिया रहता है, तो सीधा साइनाइड क्या बना देगा, CHO बना देगा, ठीक। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। खास बात क्या होती है इसकी, ये कभी भी डबल बॉन्ड को डिस्टर्ब नहीं करता। मान लीजिए आपको ऐसा दे दिया, ये क्वेश्चन दे दिया, मान लीजिए अब डाइबल H की रिएक्शन कराई गई, तो डबल बॉन्ड को डिस्टर्ब नहीं करेगा, बस सीधा क्या करेगा, ये साइनाइड का CHO बना देगा, इतना ध्यान रखो। और कभी इसमें ऐसा आ जाए, एस्टर आ जाए, ये ऐसे एस्टर आ जाता है, जैसे एनसीईआरटी में ये वाला एग्जाम्पल आपको दे रखा है, ठीक, ये एस्टर है और इसकी डाइबल H के साथ रिएक्शन करवाई आपने, तो इसका भी एस्टर का सीधा क्या बना देगा, एल्डिहाइड बना देगा, बाकी इसको डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो बताओ, ये आपको बताना था, फर्स्ट साइनाइड का क्या बना देता है, एल्डिहाइड, इसका आंसर आ जाएगा 1। इंपॉर्टेंट है, इजी है। अब मैं ये तो नहीं कहूंगा कि इसको रट लो, ये सभी को याद रहता है भाई, जो बेसिक चीज आपको याद रहती है मैं क्यों बोलूं रट लो, वो ऑलरेडी आता है, बाई चांस एग्जामिनर पूछेगा भी तो इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी कि हमारा क्वेश्चन आ गया, हम तो उस क्वेश्चन की बात करेंगे, तो थोड़ा अलग है जो एग्जाम में आ सकता है, उस पर लिखवाऊंगा मैं, नीट 2025 में आ सकता है, ठीक। इतने इजी क्वेश्चन भी लिखवाऊंगा, ऐसे क्वेश्चन तो हर बार आते ही रहते हैं लगभग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, रिएक्शन बाय विच बेंजाल्डिहाइड कैन नॉट बी प्रिवेंटेड। ये अच्छा क्वेश्चन है, बट ये ऑलरेडी नीट एग्जाम में आ चुका है, ठीक। ये रिपीट भी हो सकता है, देखो ऑलरेडी ये क्वेश्चन आपके नीट एग्जाम में आ चुका है, अगेन फिर से रिपीट हो सकता है, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है इसमें आपको बताना कि बेंजाल्डिहाइड कौन से मेथड से नहीं बना सकते। पहली जो रिएक्शन है ये आपको साफ साफ दिख रहा है, ये इटार्ड रिएक्शन है, और इस इटार्ड रिएक्शन से हम क्या करते हैं भाई, बेंजाल्डिहाइड बनाते कि नहीं बनाते, अभी आपने पीछे क्वेश्चन में भी देखा था। तो फर्स्ट रिएक्शन से बन सकता है,
दूसरी आपकी गाटरमैन कोच रिएक्शन है, इससे भी बेंजाल्डिहाइड बन जाएगा, बेंजीन की CO प्लस HCl के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। नेक्स्ट CO, ये आपका बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड H2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ PDBSO4, ये हो गया रोजनमुंड रिडक्शन। क्या हो गया? रोजनमुंड रिडक्शन। इसमें भी आपका कार्बोनिल क्लोराइड से क्या बन जाता है? सीधा एल्डिहाइड बन जाता है। ठीक, फिर इसके बाद ये वाली जो रिएक्शन है, यहाँ पे ये जो रिएक्शन है इसमें आपका कीटोन है ये, ठीक, ये मिथाइल फिनाइल कीटोन है, इसकी ZnHg HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे, क्लीमेंसन रिडक्शन हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा? ये आपका इथाइल बेंजीन बन जाएगा, क्योंकि ये कीटो को सीधा एल्केन ग्रुप में कन्वर्ट कर देता है। ठीक, कीटो या एल्डिहाइड ग्रुप को सीधा CH2 में बना देगा। ठीक, तो ये 4 नेम रिएक्शन होगी, चारों में से कोई भी एग्जाम में पूछी जा सकती है, एज इट इज क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। पूछा था बेंजाल्डिहाइड किससे नहीं बना जा सकता, आंसर आ जाएगा 4। ये भी आपका फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन है। ठीक, लिखना चाहो लिख लेना, ये गाटरमैन कोच रिएक्शन थी, गाटरमैन कोच रिएक्शन है। नेक्स्ट इसके बाद ये वाली रोजनमुंड रिडक्शन थी, रोजनमुंड रिडक्शन, और फिफ्थ वाली क्लीमेंसन रिडक्शन, कोई भी आ सकती है ना। इंपॉर्टेंट फॉर नीट एग्जाम, इंपॉर्टेंट फॉर नीट 2025, कर लेंगे भाई। नेक्स्ट, अच्छा आंसर 4 है, फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, द रिएक्शन RCN SnCl2 प्लस HCl, ये बन गया RCHNH, फिर हाइड्रोलिसिस कर दिया RCHO बन गया, इज नोन एज, दिस रिएक्शन इज नोन एज स्टीफन रिएक्शन। इसको कहते हैं स्टीफन रिएक्शन बोल दो या स्टीफन रिडक्शन बोल दो, बोलो कोई डाउट है क्या? इटार्ड रिएक्शन आपने पहले पढ़ी, गाटरमैन कोच कोच रिएक्शन भी पढ़ ली। अब हेलोफॉर्म रिएक्शन क्या होती है? हेलोफॉर्म रिएक्शन ये होती है आपकी, यहाँ पे अगर आप मिथाइल कीटोन की रिएक्शन किसी हैलाइड के साथ हेलोजन के साथ कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एल्कली, तो क्या बन जाता है? यहाँ पे ये हेलोफॉर्म बन जाएगा, ये हेलोफॉर्म बन जाता है, प्लस ये सोल्ट बन जाएगा, दिस इज हेलोफॉर्म रिएक्शन, ये हेलोफॉर्म रिएक्शन है। ठीक, और ऊपर आपके सामने स्टीफन रिएक्शन लिखी है, कर लेंगे भाई। ये भी आपका आंसर 4 है, फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन आप इसको बोलेंगे, इजी क्वेश्चन था ना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ऑन ओजोनोलिसिस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल गिव 5 कीटो 2 मिथाइल हेक्सेनल, हेक्सेनल यानी एक साइड CHO आएगा, तो ये प्रोडक्ट बनना चाहिए, ये किसमें बनेगा? देखो हेक्सेनल यानी 6 कार्बन का और 5 वाले पे कीटो, 1 2 3 4, और ये CO और ये CH3, 6 का हो गया, और सेकंड वाले कार्बन में बोल रहा है मिथाइल लगा दो, तो मिथाइल यहां आ जाएगा, ये हो गया आपका। ये कौन सा बनाएगा? अगर इसमें आपने बॉन्ड तोड़ा, ये तो दोनों कीटो बन गए, तो डाई कीटो बन जाएगा, है ना, ये आंसर नहीं आएगा। अब इसमें अगर आपने ये तोड़ दिया ऐसे, तो इसको ऐसे बनाओगे आप कि सर ये ऐसे बन गया, ये CHO हो गया और यहाँ पे डबल बॉन्ड, और ये CH3, सॉरी ये कीटो ग्रुप और ये CH3। अब ये 1 2 3 4 5 6, ये बन जाएगा 5 कीटो 3 मिथाइल हेक्सेनल, ये भी नहीं आएगा। अब इसको अगर तोड़ेंगे ये क्या बन जाएगा? ये भी ऐसे ही बनेगा वैसे तो, और ये देखना ये ऐसे ये बन गया आपका CHO, और यहाँ पे डबल बॉन्ड और ये CH3, फिर नंबरिंग वही 1 2 3 4 5 6, तो ये बन जाएगा 4 कीटो 4 मिथाइल हेक्सेनल, ये दोनों नहीं आएंगे। इसको चेक करो, इसको तोड़ो, यहाँ पे CHO हुआ 1 2 3 4 5 6, ये बन जाएगा 2 पे मिथाइल आ गया, 5 कीटो 2 मिथाइल, सेम प्रोडक्ट बन जाएगा इसका, ये वाला है ना हेक्सेनल। आंसर इज 2, आंसर इज 2। इसमें देखो, अब आपको ना कई बार ऐसे क्वेश्चन में चारों के प्रोडक्ट बना के देखने पड़ते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को लेके जाओ सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट में। ये नहीं कि इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है तो पहले अटेम्प्ट में करना ही करना है, कई बार टाइम वेस्ट कर देते हैं ऑर्गेनिक के क्वेश्चन। जिद नहीं करनी अपने को स्मार्टली काम करना है। पेपर में जितना फास्ट काम करेंगे उतना ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, उतना एडवांटेज मिलेगा दूसरे स्टूडेंट के कंपैरिजन में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विच वन इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। भाई NAR की तरफ रिएक्टिविटी कैसे होगी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है स्टेरिक हिंड्रेंस। ठीक है, ये आ जाएगा।
अब देखो, अच्छा ये तो बेंजोइक एसिड आ गया, अच्छा सॉरी रिएक्टिविटी पूछी है ना किसकी तरफ, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की तरफ। इसमें तो बेंजोइक एसिड बना के दे दिया इसने, ये तो इसकी तो बात ही नहीं करेंगे, ठीक है ना, ये तो आपका NAR रिएक्शन देता ही नहीं है। अब इसमें देखो जनरली जो कीटोन होते हैं, अगर हम NAR की रिएक्टिविटी की वैसे भी बात करें ना, NAR की रिएक्टिविटी की बात करो, सबसे ज्यादा होती है फॉर्मेल्डिहाइड की, क्योंकि इसमें ना सबसे ज्यादा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है, दूसरा इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस मिनिमम होती है। फिर इसके बाद आएंगे अदर एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड में पीछे चला जाता है बेंजल्डिहाइड, क्योंकि बेंजीन का प्लस M जो है इसके पार्शियल पॉजिटिव चार्ज को कम करता है कार्बन ग्रुप में। फिर उसके बाद आएंगे कीटोन्स, ये ऑर्डर होता है, तो कीटोन सबसे पीछे चले गए। तो इसमें ये तो कीटोन हो गया, कीटोन की तो वैसे ही कम रहेगी। अब ये दोनों बेंजल्डिहाइड है, इनमें देखो अब बेंजल्डिहाइड में ये क्या है, ये प्लस H से क्या करेगा, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम, इसमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज को कम करेगा। NO2 क्या करेगा, यहाँ पे -M से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और जब इलेक्ट्रॉन खींचेगा इसमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। तो ये ऐसा क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकता है। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इज 4, और ये भी आप फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट में आराम से कर सकते थे, ठीक है ना। ये क्वेश्चन कौन सा हो गया हमारा, 8th हो गया, ठीक। आसान आसान क्वेश्चन है, ज्यादा टफ आज है नहीं। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 9th भी अच्छा क्वेश्चन है। ये नया पैटर्न है, अगर एग्जाम में आते हैं ना इस पैटर्न क्वेश्चन, ये आपके लिए नया पैटर्न हो सकता है। इस पैटर्न क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में आए नहीं है। क्या है, सम एंड सब्स्टिट्यूट डेरिवेटिव ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन आर गिवन बिलो, ठीक। ये दे रखा है भाई, यहाँ पे Z दे रखा है, क्या है आपको वो टेबल याद होगी ना NCERT की, ठीक। कार्बोनिल कंपाउंड में उस टेबल से क्वेश्चन बनाया गया है। जैसे Z यहाँ पे H, जैसे यहाँ पे ये इसमें Z इसकी बात कर रहा है, Z अगर H हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे, रिजेंट का नेम तो अमोनिया हो जाएगा, है ना। वो रिएक्शन याद होगी ना यार आपको, ऐसे C+O NH2Z, और इससे हम बनाते हैं ये प्रोडक्ट ऐसे CnZ, ठीक। तो बोलता है Z क्या है, रिजेंट क्या बन जाएगा, फिर रिजेंट के बाद उसका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, वो सब लिखा है, ठीक। तो अब प्रोडक्ट का नेम लिखा है, पहले इसने लिख रखा है यहाँ पे Z, और फिर ये NH2Z क्या बन जाएगा, और फिर इसने लिख रखा प्रोडक्ट, और फिर उसका नेम। ये मैं इसका कॉलम करवा रहा आपसे। जैसे पहले में अगर H है, तो ये बन गया NH3 अमोनिया, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा ये C+NH इमीन बन जाएगा, है ना। नेक्स्ट कौन सा है, R। अगर ये R है तो ये RNH2 हो जाएगा, और RNH2 जब रिएक्शन करेगा तो यहाँ पे इसमें ऐसा निकलता है, पानी निकल देते हैं ना, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा NR, ये सिफ बेस होता है, सिफ बेस, ठीक। ये आप पढ़ते हो आराम से। नेक्स्ट इसके बाद कौन सा है, हाइड्रोक्सिलमीन लिख के दे दिया इसने, यानी OH आ गया ना यहाँ पे, ये हाइड्रोक्सिलमीन NH2OH, तो इसमें क्या बनेगा, ऑक्जाइम बन जाएगा, ठीक। ये ऑक्जाइम बन गया। नेक्स्ट NH2NH2 हाइड्राजीन हो जाएगा, ये हाइड्राजीन की रिएक्शन अगर करवाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, हाइड्राजोन बन जाएगा, इसको हाइड्राजोन बोलते हैं। कर लेंगे ना, ये तो बहुत आसान NCERT की टेबल है, मैंने पूरी टेबल बना दी, अब आप खुद देख लेना क्या आएगा। पहला इसमें 1 क्या हुआ आपका, 1 हो गया प्रोडक्ट ये वाला C+NH, ये ऑप्शन 2 और 3 में आ रहा है, 2 और 4 में सॉरी। नेक्स्ट सेकंड क्या बन रहा है, सेकंड बन रहा है सिफ बेस। सिफ बेस किस में आ रहा है, इसने बोला कि सब्स्टिट्यूटेड अमीन, सिफ बेस ये रहा, ये पहला ये मैच कर रहा है यहाँ पे। फिर तीसरा यहाँ पे OH आएगा, उसको हाइड्रोक्सिलमीन बोलेंगे, और चौथा इसको क्या बोलते हैं, हाइड्राजीन बोलते हैं यहाँ पे। तो आंसर इज 4, इसका आंसर 4 आ गया। इसको भी आप फर्स्ट या फोर्थ अटेम्प्ट में कर, सेकंड अटेम्प्ट में कर सकते हो, ठीक हो जाएगा आराम से। नेक्स्ट आगे बढ़ जाए, ये क्वेश्चन नंबर 9 था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डू नॉट अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। भाई आपको पता है कौन देते हैं एल्डोल कंडेंसेशन, अल्फा H कंटेनिंग कार्बोनिल ग्रुप गिव एल्डोल रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक। ये देंगे। तो कौन नहीं देगा, जिसके पास अल्फा H नहीं है। तो इसके पास अल्फा H है, 6 अल्फा H इसके पास, ये देगा। इसके पास भी, इसके पास भी, इसके पास कोई अल्फा H नहीं है, तो ये एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं देगा। वेरी इजी क्वेश्चन, आंसर 1। और ऐसे क्वेश्चन तो बिल्कुल फर्स्ट अटेम्प्ट के होते हैं, क्योंकि ये तो सबको याद रहता है यार, जिसके पास अल्फा H है वो एल्डोल कंडेंसेशन देगा, जिसके पास अल्फा H नहीं है वो कैनिज़ारो रिएक्शन देते हैं। ये हम पढ़ते हैं, इतनी बेसिक बातें सबको याद रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड प्रोड्यूसेस एन ऑरेंज रेड पीपीटी विद 2,4-DNP रिजेंट।
देखो भाई, कभी भी अगर हम कार्बोनिल सब्सटेंस की रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, 2,4-DNP रिजेंट के साथ। 2,4-DNP रिजेंट क्या होता है, फिनाइल हाइड्राजिन होती है और फिनाइल हाइड्राजिन की सेकंड और फोर्थ पोजीशन पे NO2 ग्रुप लगा दो, दिस इज 2,4-DNP, ठीक, रिजेंट। अब देखो इसमें क्या होगा, यहां से पानी निकल जाएगा, ये आपका अमोनिया डेरिवेटिव की जैसे रिएक्शन कर रहे थे ना, वही है ये, ठीक, ये बन जाएगा। और इनका जो कलर आता है ना, ये डिपेंडिंग अपॉन सब्सटेंस, रेड, ऑरेंज, येलो, ऐसे कलर आते हैं इसमें ना, ये रेड ऑरेंज कलर आ सकता है इसमें। तो क्या ये कौन देंगे, कार्बोनिल सब्सटेंस देंगे। एसिटामाइड ये रिएक्शन नहीं देगा, ईथर ये रिएक्शन नहीं देगा, और ये प्रोपेनोएट, ये एस्टर हो गया ना, तो एस्टर भी ये रिएक्शन नहीं देंगे। ये देखो ये ब्यूटेनोएट, ये कार्बोनिल सब्सटेंस है, तो ये वाला ये रिएक्शन दे देगा। तो आंसर इसका 3 आ जाएगा। आंसर 3, वेरी इजी क्वेश्चन है, ये भी आपका फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन ही मैं इसको कहूंगा, जिसने कॉन्सेप्ट पढ़ा और आराम से कर सकता है, ठीक। 11th हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12th, ऑन हीटिंग एनाल्डिहाइड विद फैलिंग्स रिजेंट, रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट इज ऑब्टेन्ड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ। देखो मैं आपको ना फैलिंग सॉल्यूशन पूरा ही डालता हूं, फैलिंग सॉल्यूशन आपके एनसीईआरटी में भी है। फैलिंग सॉल्यूशन के 2 कंपोनेंट होते हैं, एक तो होता है ए, जिसमें हम क्या लेते हैं, एक्वस CuSO4, ठीक, और फिर इसमें बी होता है एक्वस NaOH प्लस सोडियम पोटेशियम सिट्रेट। अब इन दोनों को मिक्स करते हैं हम लोग, इन दोनों को मिक्स जैसे ही करते हैं ना, ए और बी को मिक्स करने पे यहां पे जो बनता है वो बनता है CuO, ठीक। और फिर इसमें क्या करो, एल्डिहाइड डाल दो, क्या डाल दो, एल्डिहाइड डाल दो, कोई भी एक्सेप्ट बेंजल्डिहाइड, यानी एरोमेटिक एल्डिहाइड ये रिएक्शन नहीं देंगे। तो होता क्या है, यहां पे है ना रेड पीपीटी बनेगी, रेडिश ब्राउन पीपीटी बनती है। क्या बनती है, रेडिश ब्राउन पीपीटी। क्यों बनी है पीपीटी, क्योंकि क्या होगा, एल्डिहाइड खुद तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा एसिड में, ठीक, और बेसिक एसिड बेस रिएक्शन करके वो सोल्ट बना लेगा यहाँ तो, ठीक। और जो कॉपर CuO नीट 2+ में है, क्यूप्रिक ऑक्साइड है, ये Cu2O में रिड्यूस हो जाएगा, +1 में जाएगा, जिसके कारण रेडिश ब्राउन पीपीटी बनती है। तो अब इसने क्या पूछा है, ऑन हीटिंग एन एल्डिहाइड विद फैलिंग रिजेंट ए रेडिश ब्राउन पीपीटी इज ऑब्टेन्ड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, क्या CuO मत बोलना, ये नहीं बनता, ये ध्यान देना, ये तो भाई A और B को मिक्स किया तब बनेगा। जब पीपीटी किसके कारण बना, Cu2O के कारण, यानी क्यूप्रस ऑक्साइड के कारण। बोलो कोई डाउट नहीं है, तो अच्छा क्वेश्चन हो गया आपका फैलिंग सॉल्यूशन पे, और नीट 2024 में ऑलरेडी आ चुका है, उसने पूछा फैलिंग सॉल्यूशन में एक्वस ये ए क्या होता है, जो कि काफी आसान क्वेश्चन था, है ना। नेक्स्ट इसके बाद ये, अच्छा इसका आंसर 2, फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन मैं इसको कहूंगा, फर्स्ट में कर लो या सेकंड में कर लो, लेकिन जल्दबाजी में मिस्टेक नहीं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। देखो भाई आपके सामने स्क्रीन पे ये जो क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये नीट 2025 में एज इट इज पूछा जा सकता है, क्योंकि ये आपके एनसीईआरटी का इंटेक्स्ट एग्जांपल है। और खास बात ये है, जेईई मेंस इस क्वेश्चन को काफी बार पूछ चुका है, ऑलरेडी आईआईटी एडवांस में भी ये क्वेश्चन आ चुका है, बट आज तक नीट एग्जाम में एक बार भी नहीं पूछा गया है। तो नीट 2025 में इसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। और अगर नीट 2025 में क्वेश्चन पूछा गया, बहुत सारे स्टूडेंट्स तो क्या करेंगे, इसको देखते ही छोड़ देंगे, क्योंकि इतनी बड़ी स्टेटमेंट है, देखते ही बच्चे इससे घबरा जाएंगे। दूसरा, जो सोल्व करने की कोशिश करेंगे वो कम से कम इस क्वेश्चन में 3 से 4 मिनट वेस्ट कर देंगे, क्योंकि अभी मैं जब आपको सोल्व करूंगा समझ आ जाएगा कि बहुत ही लेंथी क्वेश्चन है। लेकिन अगर आप एक बार इस क्वेश्चन को सोल्व करके जाएंगे तो आराम से 30 सेकंड में सोल्व कराएंगे। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि देखो भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, स्पेसिफिक क्वेश्चन है, ऐसा तो है नहीं कि इसमें वैल्यू चेंज कर देगा या मोलिकुलर फॉर्मूला चेंज कर देगा तो पूरा क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। ये क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आएगा तो एज इट इज आएगा, क्योंकि आईआईटी एडवांस और जेईई मेंस ने भी इस क्वेश्चन को एज इट इज पूछा था। तो सबसे पहले तो लिख लो इस पे कि एनसीईआरटी का एग्जांपल है और ये नीट 2025 में एज इट इज आएगा, नीट 2025 में आ सकता है। करें फिर स्टार्ट। देखो आपको अच्छे से समझना है, एक बार समझ लिया तो हमेशा आपको याद रहेगा, बाकी बाद में मैं आपको नोट करने का टाइम दे दूंगा, नोट कर लेना। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्स विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C8H8O forms an orange red PPT with 2,4-DNP reagent and gives yellow precipitate on heating with iodine in presence of sodium hydroxide। देखो इसने क्या बोला,
जो आपका कंपाउंड है XC8H8O2, अगर इसकी रिएक्शन कराई जाए किसके साथ, 2,4-DNP रिजेंट के साथ, तो इसने क्या बनाया यहां पे, ऑरेंज रेड प्रेसिपिटेट बना लिया, ऑरेंज रेड पीपीटी। और यहीं अगर इसकी रिएक्शन हम I2NaOH के साथ कराते हैं तो क्या बनाता है, ये येलो पीपीटी बनाता है। अब आपको यहां से क्या समझ में आया भाई, X के बारे में क्या इंफॉर्मेशन हमें यहां से मिलती है। सबसे पहले देखो भाई, जब आप X को 2,4-DNP रिजेंट के साथ ट्रीट करेंगे तो ऑरेंज रेड पीपीटी बनेगा। इसका मतलब क्या हो गया, ये कार्बोनिल सब्सटेंस है, क्योंकि कार्बोनिल सब्सटेंस 2,4-DNP रिजेंट के साथ ऑरेंज रेड प्रेसिपिटेट बनाते हैं, ये आपने एनसीईआरटी में पढ़ा है। तो ये हो गया कार्बोनिल सब्सटेंस, तो इसमें कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, एक इंफॉर्मेशन मिल गई। नेक्स्ट देखो, सेकंड बोल रहा है कि येलो पीपीटी बनाएगा, किसके साथ बनाएगा, I2NaOH के साथ। यानी इसने येलो पीपीटी क्या बनाई है, आयोडोफॉर्म की बनाई है, यानी ये आयोडोफॉर्म टेस्ट भी देता है। आयोडोफॉर्म टेस्ट कौन देते हैं, कौन से कार्बोनिल सब्सटेंस आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एसिड एल्डिहाइड, ओनली एसिड एल्डिहाइड एंड ऑल मिथाइल कीटोन गिव आयोडोफॉर्म रिएक्शन। अब देखो यहां पे इसका फॉर्मूला है C8H8O, तो ये एसिड एल्डिहाइड तो रहा नहीं, एसिड एल्डिहाइड में तो क्या है, दो ही कार्बन होते हैं, तो पक्का ये कीटोन है। कैसा कीटोन है, मिथाइल कीटोन है, यानी यहाँ पे CO के बगल में क्या आ जाएगा, मिथाइल ग्रुप, बाकी ये क्या बच गया, R ग्रुप। अब R ग्रुप क्या रहा होगा, अगर आप C8H8O में से एसिटाइल ग्रुप हटा देंगे, यानी 2 कार्बन 3 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन हटा देंगे, तो ये आपका बच जाएगा 6 कार्बन 5 हाइड्रोजन और COCH3। तो ये हमारा X है, अभी तक हमें इतना पता चला है। अब क्वेश्चन ये है कि जो C6H5 ग्रुप है वो आपका फिनाइल ग्रुप है, जैसा कि ऑप्शन 2 पहले और दूसरे में दिया गया है, या इसमें आपके कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, ये आगे हमें क्वेश्चन पढ़ने से पता चलेगा। नेक्स्ट पढ़ो, इट नाइदर रिड्यूसेस टोलेंस और फेलिंग्स रिजेंट, ये तो हमें ऑलरेडी पता है भाई, जब ये कीटोन हो गया, मिथाइल कीटोन है, तो ये टोलेंस रिजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस करेगा ही नहीं, ये तो अपने आप समझ में आता है। नेक्स्ट इसके बाद, नोर डज इट डीकलराइज ब्रोमीन वाटर, ये ब्रोमीन वाटर को भी डीकलराइज नहीं करता। देखो अगर ऑप्शन 3rd या 4th होता तो पक्का क्या होता भाई, ये ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज कर देता, क्योंकि 3rd और ऑप्शन में क्या है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दिए गए हैं, ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड हो गए, और अनसैचुरेटेड कंपाउंड क्या करते हैं, ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज करते हैं। तो 3rd और 4th ऑप्शन नहीं आएगा, यानी कौन सा आएगा, या तो फर्स्ट आएगा या सेकंड आएगा। अब फर्स्ट और सेकंड में से कौन सा आ सकता है, भाई फर्स्ट तो आपका मिथाइल कीटोन है, जबकि सेकंड इसने क्या दिया है, एल्डिहाइड, और हमारा कंपाउंड क्या है, मिथाइल कीटोन, यानी आंसर क्या हो गया, ये आएगा कि नहीं आएगा, बोलो कोई डाउट है क्या, ये आपका एसीटोफिनोन आंसर हो जाएगा। समझ आ गया, बस ये आंसर आ जाएगा फर्स्ट वाला। फिर भी आगे पढ़ लो क्या लिखा है इसने। नेक्स्ट, क्रोमिक एसिड के साथ ये क्या करता है, गिव्स ए कार्बोक्सिलिक एसिड Y हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C7H6O2, यानी इसकी रिएक्शन अगर क्रोमिक एसिड के साथ कराएं, H2CrO4 के साथ कराते हैं तो क्या बना देगा ये आपको पता है, जब भी हम एसीटोफिनोन की रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, इसको ऑक्सीडाइज करते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे KMnO4 है, H2CrO4 वगैरह है, तो सीधा क्या बन जाता है, सीधा हमारा बेंजोइक एसिड बन जाता है। फॉर्मूला क्या होता है इसमें, 7 तो कार्बन होते हैं और यहाँ पे 5 तो ये हो गए, और एक ये 6 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन होते हैं, यही फॉर्मूला बन रहा है क्या, बिल्कुल यही फॉर्मूला बन रहा है। ये आपका Y बन गया और ये क्या था, X, तो उसने बोला आइडेंटिफाई X, आंसर क्या आ गया, 1। तो इसका आंसर 1 आता है। अगर ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया, इसको पहले अटेम्प्ट में करने की बजाय बच्चों को मैं कहूंगा 2nd या 3rd अटेम्प्ट में करना चाहिए। बट जो बीवाइज क्लासेस के स्टूडेंट है, जो केयर टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट करके जाते हैं, जो केयर टेस्ट सीरीज के टेस्ट के वीडियो सॉल्यूशन देख के जाते हैं, उन बच्चों को इस क्वेश्चन को फर्स्ट अटेम्प्ट में ही करना चाहिए, और ना कि ओनली फर्स्ट अटेम्प्ट में, बल्कि 30 सेकंड में आपका क्वेश्चन ये सोल्व हो जाना चाहिए। सर ऐसा क्यों बोल रहे हो, देखो केयर टेस्ट में मैंने इतना अच्छे से आपको समझा दिया, मैं भी एक बार फिर रिपीट कर दूंगा ताकि आपको और अच्छे समझ में आ जाए। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, रैंकर बैच में मैंने आपको करवा रखा है, रैंक बूस्टर कोर्स में करवा रखा है, और सबसे खास बात आपके कृष्णा बैच में भी कराया है, क्योंकि आपके एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है जो कि आप सामने एनसीईआरटी में देख सकते हैं। ये एग्जाम्पल नंबर 4 कार्बोनिल कंपाउंड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड की एनसीईआरटी का एज इट इज एग्जाम्पल मैंने आपसे पूछा है। तो ऐसे आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो ये करा रखा है इसने भाई, सबसे पहले जब हम ये एसीटोफिनोन की रिएक्शन 2,4-DNP रिएजेंट के साथ कराएंगे तो क्या बन जाएगा, 2,4-DNP डेरिवेटिव बन गया, ये ऑरेंज या रेड पीपीटी आती है, पहली लाइन होगी थी। फिर इसने क्या बोला था भाई, NaOH I2 के साथ क्या बनाता है, आयोडोफॉर्म येलो पीपीटी बना रहा है,
और जब आपने H2CrO4 के साथ रिएक्शन कराई तो ये COOH भी बना सकता है, ओ सॉरी बेंजोइक एसिड बनाता है। अब आपसे ना एग्जामिनर इस क्वेश्चन को एक फॉर्मेट में और पूछ सकता है। कैसे भाई? एग्जामिनर आपको ये क्वेश्चन एज इट इज ना देके ये क्वेश्चन ऐसे देने की बजाय हो सकता है आपसे सिंगल ये वाली रिएक्शन एज इट इज एग्जाम में पूछ ले। भाई एसिटोफिनोन की जब 2,4-DNP रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराएंगे प्रोडक्ट क्या बनेगा? जब इतना बड़ा प्रोडक्ट बच्चों को ऑप्शन में दिखेगा वैसे ही घबरा के छोड़ देंगे। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा एग्जामिनर ये भी कर सकता है एसिटोफिनोन की I2NaOH के साथ ओनली ये रिएक्शन दे दे, क्या बनेगा भाई? ये आपका आइडोफॉर्म बनेगा और सोडियम बेंजोएट बनेगा। या ये रिएक्शन जो बहुत सारे बच्चे पढ़ के भी नहीं गए होंगे, जिनको ये भी नहीं पता होगा कि H2CrO4 का क्या काम है, ये भी आपके एग्जाम में एज इट इज आ सकती कि नहीं आ सकती। ठीक, और इसकी रिएक्शन के MnO4 के साथ कराएंगे एसिडिक मीडियम में तब भी सेम प्रोडक्ट बनता है। तो दोनों केस में ये भी दे सकता है। तो ये 3 रिएक्शन भी आपसे अलग अलग पूछी जा सकती है। तीनों एक साथ भी पूछ सकता है, कुछ भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। और डायरेक्ट अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया जैसा कि मैंने आपको बोला फिर तो आपको मजा ही आ जाएगा। और क्या क्या चेंज कर सकता है एग्जामिनर वो भी मैंने आपको सिखा दिया। इसलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूं भाई आपने कृष्णा बैच देख लिया, वहां से आपने पूरी एनसीईआरटी अच्छे से सीख ली, एनसीईआरटी की टेक्स्ट एग्जांपल इन टेक्स्ट क्वेश्चन कर दिए। उसके बाद केयर टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करने के बाद आप टेस्ट के वीडियो सॉल्यूशन जरूर देखा करो। एटलीस्ट उन क्वेश्चन के वीडियो सॉल्यूशन जरूर देखो जो आपसे मिस्टेक होते हैं या जो आप पेपर में सोल्व नहीं कर पाते हैं। अभी देखो मैं आपको चैप्टर वाइज में इतने अच्छे समझा रहा हूं, एक बार जब मेजर टेस्ट स्टार्ट होंगे ना, ओनली 10 मेजर टेस्ट में पूरी केमिस्ट्री मैं आपको मल्टीपल टाइम रिवाइज कराऊंगा। बस आप स्केल टेस्ट सीरीज के टेस्ट अच्छे से अटेम्प्ट किया करो, वीडियो सॉल्यूशन देखा करो, जो मिस्टेक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताता हूं उसको नोट करके रिवाइज जरूर किया करो। अगर ऐसा करते चले ना, केमिस्ट्री में 180 आउट ऑफ 180 आपका कोई नहीं रोक सकता। ठीक, एक बार फिर रिपीट कराऊं जल्दी से इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे 30 सेकंड में। देखो एनसीईआरटी का टेक्स्ट एग्जांपल है, नीट 2025 में आ सकता है। क्या लिखा है? एन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है X जिसका फॉर्मूला C8H8O है, वो ऑरेंज रेड पीपीटी देगा 2,4-DNP रिजेंट के साथ। यहां से हमें समझ में आ गया पक्का ये कार्बोनिल सब्सटेंस है। उसके बाद लिखा है येलो पीपीटी देता है किसके साथ? आयोडीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। I2NaOH के साथ येलो पीपीटी कौन देते हैं भाई? कार्बन सब्सटेंस में या तो ओनली एसिड एल्डिहाइड या मिथाइल कीटोन। अब ये एसिड एल्डिहाइड तो हो नहीं सकता क्योंकि इसमें 8 कार्बन है, तो ये पक्का क्या है? मिथाइल कीटोन है। और मिथाइल कीटोन है तो इसमें ये हो गया आपका एसिटाइल ग्रुप, और ये क्या है? R क्या होगा? C6H5। हमें देखना C6H5 आपका अराइल आपका यहाँ पे एरोमेटिक ग्रुप है या इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आएंगे। आगे बढ़ो, नेक्स्ट इसने लिखा इट नाइदर रिड्यूसेस टोलेंस रिजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन नॉर डज इट डिक्लोराइज ब्रोमीन वाटर। तो हमें यहां से समझ आ गया कि टोलेंस रिजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस नहीं करेगा क्योंकि ये कीटोन है, और ये ब्रोमीन वाटर को भी डिक्लोराइज नहीं करता, यानी इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं होंगे। इसके यानी पक्का क्या हो गया? ये आपका एरोमेटिक ग्रुप हो गया। तो एरोमेटिक ग्रुप होगा तो ये वाला बन जाएगा। फिर उसके बाद बोल रहा है क्रोमिक एसिड के साथ ये क्या बना रहा है? कार्बोक्सिलिक एसिड बना रहा है Y, तो क्रोमिक एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है, इसका क्या बन जाएगा? ये आपका बन जाएगा बेंजोइक एसिड जिसका फॉर्मूला C7H6O2 होता है। आइडेंटिफाई X आपके सामने, ये क्वेश्चन एज इट इज आएगा, आ सकता है, इसलिए मैंने इसको इतना टाइम दिया है। अगर ऐसे आप एनसीईआरटी को सीख के जाएंगे कभी भी आपके कम मार्क्स नहीं आएंगे, इवन आप केमिस्ट्री में 180 आउट ऑफ 180 करके आएंगे और जल्दी जल्दी क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाएंगे। तो पूरा वीडियो सॉल्यूशन देखा करो और जो भी मिस्टेक जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताता हूं उसको आप नोट किया करो। इसको भी आप वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद आगे भाई वीडियो पॉज करके नोट कर लिया करो, हर बार टाइम नहीं दे सकते ना। नेक्स्ट देखो 14th क्वेश्चन क्या है भाई? ये वाला क्वेश्चन ये आपका ना एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये भी नीट 2025 में आ सकता है। ठीक, नीट 2025 में आ सकता है। क्यों? क्योंकि देखो इसमें इसने क्या किया, यहां पे ये कीटोन दे दिया, ठीक, और इसकी रिएक्शन कराई NaBH4 इथेनॉल में। ठीक, NaBH4 क्या करता है? NaBH4 का काम क्या होता है भाई? NaBH4 है वीक रिड्यूसिंग एजेंट, इसका ध्यान रखना, ये वीक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ये क्या करता है? एल्डिहाइड हो जाए या कीटो ग्रुप हो जाए या आपका एसिड हैलाइड हो जाए, इन सभी को ये रिड्यूस करता है अल्कोहल में। किस में रिड्यूस कर देता है? अल्कोहल में। और खास बात ये होती है कभी भी ये बाकी जो पार्ट रहता है आपका अल्काइल ग्रुप में, जो भी पार्ट रहेगा उसको ये डिस्टर्ब नहीं करता है, मतलब उसमें डबल बॉन्ड वगैरह आ जाए उनको डिस्टर्ब नहीं करेगा। ठीक, और एसिड हो गया या एसिड के और डेरिवेटिव हो गए जैसे एस्टर वगैरह हो गए, ये इनको रिड्यूस नहीं कर पाता, ये ध्यान रखना। NaBH4 इनको रिड्यूस नहीं करता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो अब आप बताओ इसमें क्या होगा? इसमें अगर हम बात करें इस पार्ट को तो रिड्यूस कर देगा सेकेंडरी अल्कोहल में,
एल्डिहाइड का प्राइमरी अल्कोहल बनाता है और कीटोन का क्या बना देगा, सेकेंडरी अल्कोहल, और बाकी पार्ट को डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो कौन सा आंसर आया, इसका आंसर आ जाएगा आपका फर्स्ट वाला, आंसर इज 1, आंसर इज 1। ये भी आपका फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन है। आपको मैंने रैंकर बैच में एनसीईआरटी में से डायरेक्ट करवाया है, आपके कृष्णा बैच में भी करवा रखा है और आपके टेस्ट सीरीज में भी पूछ लिया, 3 बार करवा दिया। अब भी अगर क्वेश्चन मिस्टेक करोगे ना फिर आपकी मिस्टेक है भाई, मैं अपनी तरफ से पूरे एफर्ट लगा रहा हूं, ठीक, हर क्वेश्चन को बार बार रिपीट कर रहा हूं। हो सकता है ऐसे क्वेश्चंस को मैं मेजर टेस्ट में फिर पूछ लूं, लेकिन एज इट इज नहीं, थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज करके, क्योंकि ये क्वेश्चन है ना इस पैटर्न के, मैंने 2 क्वेश्चन करा रखे, आप चेक करना आज रैंकर बैच में, नोट्स में चेक करना आपको, और वहां लिखवाया है कि इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ सकता है, ठीक। एक एनसीईआरटी का टेक्स्ट एग्जांपल, एक एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ठीक, कर देंगे भाई ऐसे। तो ऐसे अपने को केमिस्ट्री के एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन, चाहे टेक्स्ट एग्जांपल चाहे एक्सरसाइज का है, चाहे कहीं से एग्जांपल का, सारे करके जाने, क्योंकि एग्जाम में एज इट इज आते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट आगे बढ़ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 15, कंसीडर द रिएक्शन गिवन बिलो, आइडेंटिफाई एक्स एंड वाई इन द रिएक्शन। अब ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, ये बोल रहा है कि एसीटोन की रिएक्शन कराई, एसीटोन के 2 मोल लिए, BaOH के साथ रिएक्शन कराई, BaOH यानी अल्कली के साथ रिएक्शन करवाई, X बना, फिर X को हीट कर दिया, Y बना। तो बोल रहा है X और Y क्या होगा, देखो इसके पास अल्फा H है, अल्फा H प्रेजेंट है, ये अल्कली है, तो अल्फा H अल्कली के साथ क्या देगा, एल्डोल कंडेंसेशन देगा, और जब यहां पे एल्डोल कंडेंसेशन हम कराएंगे तो ये बनता है, देखो CH3, ये OH बन जाएगा, ये OH बन जाता है एक पे तो, और दूसरा इससे ऐसे जुड़ जाएगा। अब आप बोलेंगे सर आपने इतना जल्दी ये कैसे कर दिया, देखो होता क्या है, ये बेस है, ये क्या करेगा, एक H+ को निकाल लेगा, और जिस H+ को निकालेगा ना तो उस पे बन जाएगा आपका एनायन। अब ये एनायन क्या करता है, दूसरे आपके कार्बोनिल ग्रुप पे जाकर के ऐसे अटैक करता है, और फिर उससे यहां से ये बनता है, ये बन गया आपका एल्डोल, ठीक। अब ये X है, X को अब हीट कर दो, हीट जब आप इसको करोगे यहां से H+ और ये OH निकल जाएगा, H+ यही जाएगा क्योंकि एसिडिक H है, कहीं इधर से निकाल दो तो ये आपका Y बन जाएगा, ऐसे कर सकते हैं भाई, ये आ जाएगा, ठीक। तो देख लो इसमें क्या कौन सा आंसर आ रहा है, पहला तो नहीं आएगा X में कि उसने एल्कीन बना दिया, दूसरा देखो, दूसरा सही है ना, दूसरा आ जाएगा, आंसर इज 2, आंसर इज 2। और ये मेरे ख्याल में आपको, ये भी आपका लगभग सेकंड अटेम्प्ट का क्वेश्चन है, या थर्ड अटेम्प्ट तक लेके जा सकते हो। पहले अटेम्प्ट में सिर्फ वो क्वेश्चन करते हैं जो 30 सेकंड में हो जाए, जिसमें लिख के देखना पड़े, वो आपका सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट में जाएगा, ठीक, कोई मिस्टेक तो नहीं है। नेक्स्ट, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। देखो बेंजल्डिहाइड और आपका फॉर्मल्डिहाइड, इनके पास कोई अल्फा H नहीं है, और जब अल्फा H ना हो तब क्या होता है, कानिज़ारो रिएक्शन होगी। कौन सी रिएक्शन होगी, कानिज़ारो रिएक्शन होगी। अब कानिज़ारो रिएक्शन में ये हम क्या करते हैं भाई, इसमें साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा, यानी डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होती है, लेकिन जब दोनों आपके एल्डिहाइड अलग दे रखे हों तो उसमें एक तो बनेगा एसिड और एक बनेगा अल्कोहल। अब जब दोनों अलग हैं उसमें ध्यान रखो, एसिड उसका बनता है जिसका, एसिड किसका बनेगा, जिसका NAR की तरफ रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। तो यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड में और बेंजल्डिहाइड में NAR की तरफ रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा है, ये ज्यादा रिएक्टिविटी है आपकी फॉर्मल्डिहाइड की, तो इसका तो बना देंगे हम सोल्ट, एसिड बनेगा, और फिर यहाँ पे NaOH है तो एसिड बेस रिएक्शन, या एसिड लिख के दे दो, वैसे जनरली होता है कि सोल्ट में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन इसने एसिड लिख रखे तो एसिड में आंसर दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा पार्ट जो है उसका बना दो अल्कोहल। कौन सा आंसर आया भाई, एसिड एंड अल्कोहल, ये तीसरा फॉर्मिक एसिड और बेंजाइल अल्कोहल। ये भी आपका फर्स्ट अटेम्प्ट का ही क्वेश्चन मैं बोलूंगा, क्योंकि ये ऑलरेडी नीट में आ चुका है और एनसीईआरटी में भी आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, ये दे रखा भाई, ऑर्डर ऑफ पीके वैल्यू, पहले एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में लगा दो भाई। ये तो यहाँ पे 3 माइनस आई ग्रुप लगे हैं, 3 माइनस आई ग्रुप लगे हैं, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी इसकी हो जाएगी। एसिडिक और बेंजोइक एसिड में बेंजोइक एसिड ज्यादा एसिडिक होता है, और प्रोपेनोइक एसिड में से ज्यादा एसिडिक आपका एसिडिक एसिड हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन हो गया, फर्स्ट हो गया, सबसे ज्यादा एसिडिक हो गया फर्स्ट, उससे कम कौन सा होगा, बेंजोइक एसिड, उससे कम एसिटिक एसिड, और सबसे कम हो गया आपका प्रोपेनोइक एसिड। और इसका पीके की वैल्यू की अगर बात की जाए, ऑर्डर उल्टा हो जाएगा, सबसे ज्यादा कौन हो जाएगा, फोर्थ का, उससे कम सेकंड का, उससे कम थर्ड का, और उससे कम फर्स्ट का। कौन सा आंसर आया, ये आ जाएगा आपका सेकंड। वेरी इजी क्वेश्चन, आंसर 2 मैं कहूंगा फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन है, क्योंकि बिल्कुल लॉलीपॉप क्वेश्चन था, लेकिन ऐसे इजी क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, मैच द रिएक्शन
given in column 1 with the suitable reagent given in the column 2 and choose the correct option। देखो कॉलम 1 में रिएक्शन दे रखी है इथेन नाइट्राइल टू इथेनॉल, ये दे रखा है, ये इथेन नाइट्राइल होता है और इसका इथेनॉल बनाना है यानी एसिड एल्डिहाइड। भाई साइनाइड का सीधा क्या बनाना, CHO। इसके दो मेथड है, या तो स्टीफन रिएक्शन कराओ या डाइबल H। कौन सा दे रखा है इसमें, डाइबल H की रिएक्शन दे रखी है, तो डाइबल H के साथ सीधा क्या कर दोगे, ये बन जाएगा आपका एसिड एल्डिहाइड। इसने पानी लिखना भूल गया, पानी भी लिखता है वैसे हर बार ये। नेक्स्ट पहला हो गया, दूसरा अलाइल अल्कोहल टू, अलाइल अल्कोहल, अलाइल अल्कोहल तो ये हुआ अलाइल अल्कोहल, तो क्या बोल रहा है प्रोपिनल, प्रोपिनल यानी इसका CHO कर दो, ये बना दो इसका प्रोपिनल। प्रोपिन यानी डबल बॉन्ड भी है और अल यानी एल्डिहाइड भी है, तो कौन सा यूज करेंगे, प्राइमरी अल्कोहल का एल्डिहाइड PCC यूज कर दो, CrO3 यूज कर दो, या कॉपर 573 केल्विन यूज कर दो। ब्यूटिन टू इन टू इथेनॉल, ब्यूटिन टू इन टू इथेनॉल यानी ब्यूटिन, टू ब्यूटिन से एसिड एल्डिहाइड बनाना है, तो ये तोड़ना पड़ेगा। ओजोनलिसिस हो गया, O3H2ZN, ओजोनलिसिस। तो पहले का आंसर क्या आया, पहला मैच कर गया 2 के साथ, दूसरा मैच कर गया तीसरे के साथ, और ब्यूट टू इन ये मैच कर गया फर्स्ट के साथ। 2 3 1 आंसर 3, आंसर 3। ये भी आपका फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट का क्वेश्चन है, आराम से आप कर सकते हो। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, ये देखो भाई, कंसीडर द रिएक्शन। ये रिएक्शन दे रखी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू अबाउट द अबो रिएक्शन। अब देखो ये आपके एनसीईआरटी में गिवन है, आपने पढ़ा भी होगा, मैंने आपको रैंकर बैच में भी कराया है, कृष्णा बैच में भी समझाया है। ठीक, अब इस पे है ना स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन पूछ रखा है, बोल रखा है ये जो प्रोसेस है इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होगी। तो पहले इसने लिखा NH2Z टेंड्स टू ऐड टू द कार्बन ऑफ कार्बन ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। बिल्कुल सही बात है, यहां से ये जो नाइट्रोजन है ये जाकर के न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा इसका लोन पेयर और यहाँ पे टैग कर देगा, तो ये इसमें ऐड हो जाएगा और फिर ये क्या बन जाता है आपका, ये इंटरमीडिएट बन जाएगा। नेक्स्ट, द रिएक्शन इज रिवर्सिबल एंड कैटालाइज्ड बाय एसिड। बिल्कुल ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है और इसको एसिड से कैटालाइज करना पड़ता है। एसिड से कैटालाइज इसलिए किया जाता है क्योंकि इसमें पहले थोड़ा सा एसिड डाल देते हैं। एसिड डालने का फायदा क्या होता है भैया, ऑक्सीजन का लोन पेयर H+ के साथ अटैच हो जाएगा और यहाँ पे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और अब इजिली कार्बन ग्रुप का ये कार्बन ऑक्सीजन पाई बॉन्ड टूट जाएगा, जिससे फिर यहाँ पे ये NH2Z के साथ रिएक्शन देगा। ध्यान देना, इसमें एक मिस्टेक मत करना, कुछ बच्चे ये समझते हैं सर H+ डाल दिया तो ये बेसिक या आपस में एसिड बेस रिएक्शन कर जाएंगे, ऐसा नहीं होता। पहले हम इन दोनों को मिक्स करते हैं फिर इसमें रिएजेंट डालेंगे, तो कैटालिस्ट और रिएक्टेंट को पहले डाला जाता है। ठीक, फिर इसके बाद ये बिल्कुल सही है, एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन है, रिवर्सिबल भी होती है शुरू में। नेक्स्ट, द इक्विलिब्रियम फेवर्स द प्रोडक्ट फॉर्मेशन ड्यू टू रैपिड डिहाइड्रेशन। अब यहाँ पे ये जो इंटरमीडिएट बना है इसके साथ रिवर्सिबल है, बट यहाँ पे क्या होता है, ये जो H+ है और यहाँ से OH, ये पानी निकल जाएगा और पानी के निकलने से ना ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है ड्यू टू डिहाइड्रेशन। तो पहली तीनों स्टेटमेंट सही है। चौथा, ऑल द अबव आंसर आ गया, आंसर इज 4। ये भी आपका फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट का क्वेश्चन है और नीट 2025 में आ सकता है। मैं लिख देता हूं इंपोर्टेंट फॉर नीट 2025। कर लेंगे या नहीं कर लेंगे भाई, ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है। ठीक, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 20, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शंस। ये 3 रिएक्शन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज आर प्रीफर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ RCOCl। देखो तीनों में बन रहा है एसिड कार्बन क्लोराइड, तीनों में बन रहा है एसिड से। RCOOH के साथ PCl5 की रिएक्शन कराओ। ठीक, या यहाँ पे सीधा बन गया RCOCl और POCl3 बन गया, HCl बन गया। या यहाँ पे आप इसकी रिएक्शन किसके साथ कराओ, ये PCl3 आना चाहिए, यहाँ पे PCl3 के साथ कराई जाती है। तो क्या बन जाएगा इसमें, एक सेकंड, इसमें भी सही होगा ना, ये RCOCl बन जाएगा 3 तो, और H3PO3। ठीक है, ये भी बन सकता है, ये भी बिल्कुल सही है। H3PO3 नहीं, फिर यहाँ PCl3 आना चाहिए। यार इसने कुछ गलती कर रखी है मेरे ख्याल में, PCl3 ही आएगा यहाँ पे, इसने मिस्टेक कर रखी है, यहाँ PCl3 होगा। ठीक, तो पहली दोनों रिएक्शन सही होगी, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट बोल रहा है RCOCH की SOCl2 के साथ कराएंगे, RCOCl बनेगा और SO2HCl बनेगा। ये बोल रहा प्रीफर कौन सी की जाएगी, लास्ट वाली प्रीफर करेंगे, क्योंकि ये क्या है, ये गैसियस प्रोडक्ट है और गैसियस प्रोडक्ट है तो रिएक्शन मिक्सर से एस्केप कर जाएंगे। एस्केप फ्रॉम रिएक्शन मिक्सर, एस्केप फ्रॉम रिएक्शन मिक्सर, और रिएक्शन मिक्सर से अगर उड़ जाएंगे तो क्या बच जाएगा भाई आपका, बाकी ये मेन प्रोडक्ट बच जाएगा। तो थर्ड को हम क्या करेंगे, प्रीफर करते हैं। आंसर इज 3, ओनली 3। ये भी आपका फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट का क्वेश्चन, आप इसको बोल सकते हैं, हो जाएगा भाई। ये हो गया हमारा 20th क्वेश्चन। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 21 असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। असर्शन देखो, असर्शन रीजन के क्वेश्चन में है ना, आप असर्शन और रीजन को अलग अलग स्टेटमेंट पढ़ा करो और जल्दबाजी मत किया करो। असर्शन में क्या लिखा, द रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन विद प्योर HCN इज वेरी स्लो ड्यू टू यील्ड साइनोहाइड्रिन। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जब हम कार्बोनिल सब्सटेंस की रिएक्शन HCN के साथ कराएंगे, यहाँ पे साइनोहाइड्रिन बनता है। क्या बनता है? साइनोहाइड्रिन बनता है, लेकिन ये रिएक्शन काफी स्लो होती है, वेरी स्लो। अब ये बात सही है। दूसरा पढ़ो, the above reaction is catalyzed by a base and generated cyanide ion being a weaker nucleophile adds to carbonyl compound to yield corresponding cyanohydrin। देखो, दूसरी स्टेटमेंट गलत है। सबसे पहले अब देखो, असर्शन सही, रीजन रॉन्ग। यहाँ पे आपका ए करेक्ट, आर इनकरेक्ट, आंसर तो 3 आ ही जाएगा और आराम से या फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट में आपका क्वेश्चन भी हो जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन को आप मेरे से समझो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट 2025 में पूछा जा सकता है। क्यों पूछा जा सकता है? क्योंकि एनसीईआरटी के लाइन है और मैं आपको नोट्स में भी असर्शन रीजन के फॉर्म में इसको लिखवा चुका हूं। मैंने आपको समझाया था कि जब हम कार्बोनिल सब्सटेंस की रिएक्शन HCN के साथ कराएंगे, साइनोहाइड्रिन बनेगा, लेकिन ये वेरी स्लो रिएक्शन होती है। इसका रीजन क्या है? क्योंकि HCN जो है ये क्या है? वीक एसिड है, और वीक एसिड है तो इजीली ये डिसोसिएट नहीं होगा, और यहाँ पे साइनाइड आयन जो है ये न्यूक्लियोफाइल के फॉर्म में इजीली जनरेट नहीं हो पाता। तो इस रिएक्शन में हम क्या करते हैं भाई, यहाँ पे इसमें ये बेस कैटालाइज रिएक्शन करते हैं, इसमें थोड़ा सा बेस डालते हैं। जैसे ही बेस डालेंगे, ये वीक एसिड इसके साथ रिएक्शन कर जाएगा, पानी बनेगा और साइनाइड आयन बनेगा, जो कि बहुत ही अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, गुड न्यूक्लियोफाइल है। और ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, फिर जाकर के सीधा अटैक कर देगा किसके ऊपर? आपके कार्बन ग्रुप के कार्बन पे, और यहाँ पे ये आराम से आपकी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो जाएगी। फिर वाटर के साथ ये रिएक्शन कर जाएगा और वाटर के साथ रिएक्शन करके यहाँ पे आराम से साइनोहाइड्रिन बन जाएगा। समझ आया? तो अब देखो, इसने ना पूरी स्टेटमेंट सही कर रखी थी, पूरा असर्शन रीजन सही था, लेकिन इसने क्या कर दिया, ये वीकर न्यूक्लियोफाइल लिखा ना, ये गलती कर गया ये। और यहाँ पे लिख देता बीइंग ए स्ट्रोंगर न्यूक्लियोफाइल एड्स टू कार्बोनिल ग्रुप टू यील्ड कॉरस्पॉन्डिंग साइनोहाइड्रिन। फिर असर्शन भी सही था, रीजन भी सही था और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हो जाता। लेकिन देखो, एक छोटी सी शरारत एग्जामिनर ने करी और इस छोटी सी शरारत के कारण आपका एक क्वेश्चन रॉन्ग हो गया होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में हमें बड़ी सावधानी बरतनी होती है। समझ आया कि नहीं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में है और आपके नीट 2025 में आ सकता है। ठीक, मैं एक बार फिर रिपीट करूंगा, नीट 2025 में आएगा। देखो भाई, एनसीईआरटी की स्टेटमेंट है, असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, और मैं बोल रहा हूं नीट 2025 में एज इट इज आ सकता है, इसलिए अगेन रिपीट कर रहा हूं। क्या है? असर्शन था, द रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन विद प्योर HCN इज वेरी स्लो टू यील्ड साइनोहाइड्रिन। देखो, कार्बोनिल सब्सटेंस के साथ जब HCN की रिएक्शन कराते हैं, साइनोहाइड्रिन बनेगा, बट दिस इज वेरी स्लो रिएक्शन। इसका स्लो होने का कारण क्या है? HCN वीक एसिड होता है, और HCN वीक एसिड होने के कारण इजिली साइनाइड न्यूक्लियोफाइल जनरेट नहीं कर पाता। समझा? अब नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ो, the above reaction is catalyzed by a base and generated cyanide ion being a weaker nucleophile adds to carbonyl compound to yield corresponding cyanohydrin। यानी ये बोल रहा है कि इस रिएक्शन को हम बेस से कैटालाइज करते हैं, HCN को बेस के साथ कैटालाइज करेंगे, बेस के साथ रिएक्शन कराएंगे, H2 बनेगा और CN- बनेगा, जो कि स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, गुड न्यूक्लियोफाइल है। और फिर ये क्या करेगा, कार्बन ग्रुप पे NAR रिएक्शन देगा और आपका साइनोहाइड्रिन बन जाएगा। ठीक, तो रीजन में क्या गलती कर दी इसने लिख दिया वीकर न्यूक्लियोफाइल बनता है, वीकर नहीं स्ट्रॉन्गर बनेगा। अगर यहां पे ये स्ट्रॉन्गर लिख देता ना, तो असर्शन करेक्ट रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो जाता। बट यहां पे इसने क्या कर दिया, वीकर लिख के असर्शन तो ठीक है, रीजन रॉन्ग हो गया। छोटी सी मिस्टेक एग्जामिनर आपसे करा सकता है, 2 बार बता दिया, अब क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होना चाहिए। जिसको जो लिखना लिख लो, और जो केयर टेस्ट सीरीज में मैं बताता हूं कि ये क्वेश्चन नीट में आएगा, उसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। जल्दी लिखो, फिर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। इसमें क्या है, बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन कराई गई HNO3 के H2SO4 के साथ। ठीक, यानी नाइट्रेशन होगा, नाइट्रेशन होगा तो क्या होगा, CHO क्या है, -M ग्रुप है, तो मेटा डायरेक्टिंग हो गया, NO2 मेटा पोजीशन पे आ गया, बिल्कुल सही है, असर्शन सही हो गया। रीजन, एल्डिहाइड ग्रुप एक्ट एज डीएक्टिवेटिंग एंड मेटा डायरेक्टिंग, बिल्कुल सही है भाई। ये मेटा डायरेक्टिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है और मेटा डायरेक्टिंग भी है, इसलिए मेटा पोजीशन पे क्या हो रहा है, नाइट्रेशन हो रहा है बेंजल्डिहाइड का। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। आंसर इज 1। तो ये आपके फर्स्ट अटेम्प्ट का या सेकंड अटेम्प्ट का क्वेश्चन आप इसको बोल सकते हैं। ठीक, और मन देखो, आपके एनसीईआरटी की रिएक्शन है एज इट इज, आपके एनसीईआरटी में है ना। इतनी सीधी रिएक्शन पूछता, डायरेक्ट प्रोडक्ट पूछता,
तो आप बहुत इजीली कर देते, लेकिन फिर भी मैंने इजी को भी पूछा भी सही और असर्शन रीजन की फॉर्म में पूछ लिया। कुछ बच्चों ने डर के वैसे ही छोड़ दिया, लेकिन क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। ठीक, तो ऐसे मैं आपको थोड़ा कंफ्यूज करने की, थोड़ा सा डराने की कोशिश भी करता हूं पेपर में, जैसे एग्जामिनर करता है। नेक्स्ट, प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन साइक्लोहेक्सेन कार्बोल्डिहाइड रिएक्ट विद सेमी कार्बाजाइड एंड वीक एसिड। ये देखो भाई, साइक्लोहेक्सेन लिख रखा है, साइक्लोहेक्सेन कार्बोल्डिहाइड, ये होता है साइक्लोहेक्सेन कार्बोल्डिहाइड। ठीक, इसकी रिएक्शन किसके साथ करानी है? सेमी कार्बाजाइड के साथ। क्या होता है सेमी कार्बाजाइड? ये होता है सेमी कार्बाजाइड। ठीक, अब इसकी रिएक्शन कराओगे तो यहां से क्या होगा? H+ की प्रेजेंस में रिएक्शन कराई जाती है वीक एसिड की प्रेजेंस में, तो यहां से ये वाटर निकल जाएगा। ठीक, आपको पता न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है, हम पढ़ते हैं, अमोनिया डेरिवेटिव की रिएक्शन है, क्या बन जाएगा? सेमी कार्बाजोन बन जाएगा, ये बन जाएगा, देखो। ठीक, कर लेंगे भाई। कौन सा आंसर आया? फर्स्ट आंसर आ जाएगा। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का इंटेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में आ सकता है, नीट 2025 में आ सकता है। ठीक, अगेन मैंने बोल दिया भाई, ये क्वेश्चन नीट 2025 में आ सकता है। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी का इंटेक्स्ट क्वेश्चन है। एनसीईआरटी ने क्या कर रखा है? सीधा भाई यहाँ पे रिएक्टेंट दे रखा है, आपको रिजेंट दे रखा है और प्रोडक्ट पूछ रखा है। लेकिन मैंने क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा? प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन साइक्लोहेक्सेन कार्बोल्डिहाइड रिएक्ट विद सेमी कार्बाजाइड एंड वीक एसिड। यानी सबसे पहले तो आपको साइक्लोहेक्सेन कार्बोल्डिहाइड का स्ट्रक्चर बनाना चाहिए, जो कि आपके सामने है। फिर इसके साथ आपको सेमी कार्बाजाइड लिखना आना चाहिए, ये सेमी कार्बाजाइड होता है। तो जब इसकी रिएक्शन कराएंगे, यहाँ पे क्या होगा? ये एसिड डेरिवेटिव की रिएक्शन हो गई आपकी कार्बोनिल सब्सटेंस के साथ, तो यहाँ से पानी निकल जाएगा, पानी निकलने के बाद ये सेमी कार्बाजोन बन जाएगा। अच्छा, यहाँ पे मैंने है ना ये CH3 लिख दिया, यहाँ पे NH2 आएगा, ये ध्यान देना भाई। ठीक, तो कौन सा आंसर आ गया? हमारा फर्स्ट वाला आंसर आ गया। तो क्वेश्चन एज इट इज आ सकता है एग्जाम में। ठीक, ऐसे आएगा तो ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि सीधा लिख देगा तो कोई भी प्रोडक्ट बना देगा। और ध्यान देना, इसमें ना यहाँ पे ये नाइट्रोजन का लोन पेयर जो रेजोनेंस में है, वहां से आपको ना एडिशन नहीं कराना, उस नाइट्रोजन का लोन पेयर एडिशन करेगा जहां पे रेजोनेंस में नहीं है। ठीक, अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है, लिखना चाहो लिख लो। ठीक, ये आंसर इसका 1 आ गया, और ये आपका फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट का क्वेश्चन है। ठीक, अच्छा क्वेश्चन है, लिख लो इसको एक बार। ठीक, और जिसको लिखना है वीडियो पॉज करके लिख लिया करो। ठीक, नेक्स्ट कौन सा है भाई? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, NAR में सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं फॉर्मल्डिहाइड, उससे कम होते हैं अदर एल्डिहाइड, फिर आते हैं आपके एरोमेटिक एल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड वगैरह, फिर आते हैं आपके कीटोन, और कीटोन के बाद आते हैं एरोमेटिक कीटोन, जिनमें एक साइड अराइल ग्रुप आ जाए, फिर आता है आपका डाइफिनाइल कीटोन, ये R ग्रुप लिख लो यहाँ पे, फिर आता है आपका डाइफिनाइल कीटोन। ये ऑर्डर होता है इनका। ठीक, अब बताओ कौन सा सबसे ज्यादा रिएक्टिव है? अगर NAR की तरफ हमसे रिएक्टिविटी की बात करें, सबसे ज्यादा फर्स्ट हो गया, उससे कम आपका थर्ड हो जाएगा, उससे कम सेकंड, और सबसे कम फोर्थ। आंसर इज मोस्ट रिएक्टिव के लिए 1। वेरी इजी क्वेश्चन, फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन है, और ऐसे इजी क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं। अब इस पे लिखूंगा कि नीट 2025 के लिए इसको पढ़ो, कोई भी बच्चा कर लेगा, आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट, विच इज द मोस्ट सुटेबल रीजेंट फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन। इनमें से कौन सा कन्वर्जन के लिए सबसे अच्छा है? देखो, पहला ये कीटोन है, टोलेंस रीजेंट के साथ रिएक्शन कराओगे, रिएक्शन ही नहीं देगा। दूसरा, बेंजोइल पेरोक्साइड, कभी आपने बेंजोइल पेरोक्साइड के साथ कोई रिएक्शन देखी एल्डिहाइड कीटोन की? बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट, I2NaOH, ये बिल्कुल सही है। देखो, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में एज इट इज आ सकता है। क्यों आ सकता है? अभी मैं आपको बताता हूं। देखो, I2NaOH के साथ जब रिएक्शन कराओगे ना, क्या करेगा? मिथाइल कीटोन है, तो मिथाइल कीटोन का ये तो चला जाएगा, मिथाइल ये आपका आइडोफॉर्म बना लेगा, और बाकी वाला जो पार्ट है वो आपका एसिड बन जाता है। ऐसे ऐसे हम रिएक्शन लिखते हैं, ये वाला ये हो जाएगा इसमें। अब देखो, ये सही है, SnNaOH के साथ ये रिएक्शन नहीं कराएंगे। इसमें खास ध्यान आपको ये भी रखना है, देखो, जब हम मिथाइल कीटोन की रिएक्शन I2NaOH के साथ कराएंगे, तो ये आपके आइडोफॉर्म की येलो PPT बनती है, यानी जो ये मिथाइल ग्रुप है ना कीटोन के बगल वाला, वो आपका किसमें चला जाएगा? आइडोफॉर्म में चला जाएगा, येलो PPT बना लेगा, और बाकी का जो पार्ट है ना, उसका हम एसिड बना देते हैं। खास बात क्या है ध्यान देने वाली बात यह है कि I2NaOH कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को डिस्टर्ब नहीं करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी एनसीईआरटी में भी एक क्वेश्चन ऐसा दे रखा है, मैंने आपको क्लास में भी करवाया था कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। इस पैटर्न का क्वेश्चन था, अगर आपको याद हो,
इसमें उसने क्या कर रखा है, यहाँ पे NaOCl के साथ रिएक्शन, NaOCl के साथ रिएक्शन करा रखी है। NaOCl का मतलब हो गया Cl2 प्लस NaOH, तो उसमें क्या हो जाता है, क्लोरोफॉर्म बन जाएगा प्लस, और बगल वाला जो पार्ट है उसको कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड को डिस्टर्ब किए बिना यहाँ पे एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, फिर एसिड बेस NaOH के साथ सोल्ट बना लेता है। ये आपके एनसीईआरटी में लिखा है, ये भी आपके एनसीईआरटी में, तो ये एग्जाम में आ सकता है। देखो इस क्वेश्चन से इंस्पायर होकर के मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा है, ठीक। तो ऐसे केयर टेस्ट सीरीज में आपको बढ़िया क्वालिटी के क्वेश्चन मिलते हैं जो नीट एग्जाम में आ सकते हैं। क्वेश्चन तो एनसीईआरटी में ये है, लेकिन उसका चेंज करके ये पूछ लिया, तो कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए आप कर लेंगे, नहीं कर लेंगे, तो साथ में आपका सब रिवीजन हो गया। आंसर इज 3, ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट का या सेकंड अटेम्प्ट का क्वेश्चन आप बोल सकते हो, वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। देखो भाई, बेंजीन कार्बन क्लोराइड की रिएक्शन H2PDBSO4 के साथ कराएंगे, क्या बनेगा, बेंजल्डिहाइड बनेगा यार, सीधा रोजनमंड रिडक्शन है। इसके अलावा इटार रिएक्शन, स्टीफन रिएक्शन, गैटरमैन कोच रिएक्शन, तीनों हम आज कर चुके हैं, दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है। आंसर 3rd फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन हो गया, वेरी वेरी इजी, लॉलीपॉप क्वेश्चन था, और ये IIT और नीट में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिडक्शन ऑफ एसीटोन इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम बोरोहाइड्राइड गिव्स। भाई एसीटोन का रिडक्शन अगर NaBH4 के साथ कराएंगे, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, एल्डिहाइड को NaBH4 प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट करता है, वहीं आपका कीटोन को सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। आंसर क्या आ जाएगा, 2-प्रोपेनॉल आ जाएगा, और ये आपका आंसर 2nd है, फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन था, ठीक। नेक्स्ट क्या आएगा इसके बाद, 28। ये देखो, ये आपका बेंजल्डिहाइड है जिसके मेटापोजिशन पे क्लोरीन एटम लगा है, उसकी 50% KOH के साथ कैनिजारो रिएक्शन हो गई। भाई कैनिजारो रिएक्शन में क्या होता है, अगर एक ही आपका वो दिया है, एक ही अगर आपका रिएक्टेंट दिया है, तो उसमें क्या होगा, उसी का एल्डिहाइड और उसी एल्डिहाइड का अल्कोहल भी बन जाएगा और एसिड भी बन जाएगा। डिस्प्रोपोर्शनेशन होगा एल्डिहाइड ग्रुप से, एक तो अल्कोहल बन जाता है रिडक्शन से, और दूसरे मॉलिक्यूल का क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा, जिसका एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी KOH के साथ, तो सोल्ट बना देते हैं, ऐसे बन जाता है। बताओ कौन सा आंसर है, बताओ ऐसा आंसर कौन सा है, ये आंसर आ गया 3rd, ठीक। आंसर 3rd, ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन की खास बात बताऊं आपको, इस क्वेश्चन की खास बात ये है, ये लास्ट ईयर मैंने टेस्ट सीरीज में पूछा था, और ये जेईई मेंस 2024 में भी आया था, मैंने इसकी वीडियो भी अपलोड की। देखो हमारी टेस्ट सीरीज से एज इट इज जेईई मेंस में भी क्वेश्चन आते हैं, तो हो सकता है इस बार नीट एग्जाम में आ जाए। और मैंने बहुत बार देखा है कि जेईई मेंस 2021 में जो क्वेश्चन आया वो नीट 2022 में आ गया, यानी नेक्स्ट ईयर आ गया। अब इसका मतलब ये नहीं कि जेईई मेन के सारे पेपर उठा के आप सोल्व करेंगे कि हाँ सर ने बोला था कि एज इट इज क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं, जरूरी नहीं कि हर साल आए। एक आध क्वेश्चन के लिए आप टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जो क्वेश्चन आने लायक होगा मैं आपको टेस्ट सीरीज के थ्रू कराऊंगा, आपको बस केयर टेस्ट सीरीज को अच्छे से फॉलो करना है, कहीं आप नया क्वेश्चन करने लग जाओ, ठीक। चलो अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन फॉर रिवीजन लिख लो इस पे। उस टाइम भी मैंने ये बोला था गुड क्वेश्चन फॉर रिवीजन एग्जाम में पूछा जा सकता है, अब फिर लिख दिया क्योंकि जेईई मेन में ऑलरेडी आ चुका, नीट 2025 में आ जाएगा, तो कोई बड़ी बात हमारे लिए नहीं होगी, क्योंकि मैं पहले ही जब जेईई मेंस के लिए बता चुका हूं, तो नीट में भी आ सकता है वो क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, आइडेंटिफाई एक्स इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस। भाई एक्स लिखा है यहाँ पे, इसकी मिथाइल मैग्नीशियम हैलाइड के साथ रिएक्शन कराई गई, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस C5H10O बना, यानी अल्कोहल बना होगा, और फिर अल्कोहल कॉपर 573 केल्विन के साथ ये क्या बना रहा है, एल्कीन बना रहा है। यानी ये अगर एल्कीन बना रहा है C5H10, तो इसका मतलब मुझे समझ में आ गया कि भाई कॉपर क्या करता है, प्राइमरी अल्कोहल के साथ तो एल्डिहाइड बनाता है, सेकेंडरी के साथ कीटोन बनाता है, और टर्सरी अल्कोहल के साथ एलिमिनेशन रिएक्शन से क्या बना देगा, आपका एल्कीन बना देगा। तो इसका मतलब ये टर्सरी अल्कोहल रहा है। और टर्सरी अल्कोहल कब बनते हैं, देखो अगर हम यहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन कराएं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो आप सब एक बात अच्छे से जानते हैं भाई यहाँ पे क्या बनता है, प्राइमरी अल्कोहल बनता कि नहीं बनता, ठीक। और अगर यहाँ पे आप ये रिएक्शन एल्डिहाइड के साथ कराएं अदर देन फॉर्मेल्डिहाइड, तो यहाँ पे सेकेंडरी हैलाइड बनेगा कि नहीं बनेगा, ये बन जाता कि नहीं बन जाता। और यही रिएक्शन अगर आप कीटोन के साथ करवा देते हैं तो क्या हो जाएगा, टर्सरी अल्कोहल बन जाएगा। हम सब अच्छे से जानते हैं ये टर्सरी अल्कोहल बन जाता है, ठीक। और फिर आप ये भी जानते हो अगर इसकी कॉपर के साथ रिएक्शन कराई जाए प्राइमरी अल्कोहल की 573 केल्विन पे, ये क्या दे देगा, ये देगा भाई आपका एल्डिहाइड, और सेकेंडरी अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराई जाए कॉपर की 573 केल्विन पे, तो ये दे देगा आपका कीटोन। और टर्सरी के साथ अगर ये रिएक्शन कराई जाती है तो क्या बन जाता है,
टर्सरी के साथ ये रिएक्शन कराने पे ये एल्कीन बनाता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, जो पहला था आपका X, ये क्या रहा है, कीटोन रहा है। और कितने कार्बन का, 4 कार्बन का, क्योंकि एक कार्बन तो यहां से बढ़ा है। तो आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट वाला आ जाएगा। बोलो कोई डाउट है क्या? आंसर इज फर्स्ट। ये सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट का क्वेश्चन था भाई, हल्का क्वेश्चन नहीं है। अगर आप कहो तो मैं लिख के भी दिखा देता हूँ इस क्वेश्चन में क्या हुआ होगा एक्चुअल में, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखो इसमें है ना CH3 CH2 CO, ये 4 कार्बन का कीटोन है। इसकी रिएक्शन कराई मैंने मिथाइल मैग्नीशियम हैलाइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ वाटर एसिडिक हाइड्रोलिसिस। तो ये बन जाएगा आपका टर्सरी अल्कोहल। और जब भी आप टर्सरी अल्कोहल की रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, कॉपर के साथ कराएंगे 573 केल्विन पे, ये बना देगा आपका एल्कीन। अब बताओ यही रिएक्शन हुई कि नहीं हुई, ऊपर कर देंगे भाई। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन फॉर रिवीजन। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आने चाहिए जो थोड़ा सा सोचने पे मजबूर कर दे। तो इंपॉर्टेंट फॉर नीट 2025 लिख सकते हो, इंपॉर्टेंट फॉर नीट 25, है ना, मतलब रिवीजन के लिए आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखो इसके बाद क्वेश्चन नंबर, किसी को नोट करना तो वीडियो पॉज करके कर लेना, है ना। अच्छा क्वेश्चन था, 2 कॉन्सेप्ट यूज हो गए ना, कर लेंगे भाई। नीट 2025 में आ सकता है। कैसे किया मैंने, आइडेंटिफाई एक्स इन द फॉलोइंग, एक्स की रिएक्शन मिथाइल मैग्नीशियम हैलाइड के साथ कराई फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो ये बन गया आपका अल्कोहल बना होगा। कॉपर 573 के साथ ये एल्कीन बना रहा है, तो पक्का ये टर्सरी अल्कोहल बना होगा। और टर्सरी अल्कोहल कब बना होगा, जब आप मिथाइल मैग्नीशियम हैलाइड की रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, कीटोन के साथ। तो फर्स्ट आंसर आ गया, ऐसे किया है। ठीक, नेक्स्ट देखो, फॉर द गिवन रिएक्शन, ये रिएक्शन दे रखी है CH3 CHO प्लस HCl, ये बना देगा साइनोहाइड्रिन। क्या बना देगा, CH3 CHO की HCN के साथ रिएक्शन करा दो, CH3 CHOH और CN, ये कायरल सेंटर होगा यहाँ पे। अब बोल रहा है कि इसका हाइड्रोलिसिस कर दो। जब भी आप साइनाइड का हाइड्रोलिसिस करते हैं क्या बनता है, साइनाइड कन्वर्ट हो जाता है किसमें, COOH में। ये हम ऑलरेडी अच्छे से जानते हैं। तो कौन सा आंसर आ गया, अच्छा ये कायरल सेंटर बनेगा, है ना, इसका D और L रहेगा, D एंड L। मिक्सचर ऑफ 1:1 इनएंशियोमर ऑफ एसिड, बिल्कुल सही है, पहला ही सही है, 1:1 इनएंशियोमर ऑफ एसिड बनेगा। ये 1:1 के रेशियो में आएंगे। गुड क्वेश्चन फॉर रिवीजन, गुड क्वेश्चन फॉर नीट 2025, नीट 2025 के लिए ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, तो आंसर क्या आ गया, 1 आ गया, आंसर इज 1। और ये हमारा कौन सा, फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन हम बोल सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक, आराम से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, बेंजल्डिहाइड एंड एसीटोन कैन बी डिस्टिंग्विश्ड यूजिंग, बेंजल्डिहाइड और एसीटोन। देखो बेंजल्डिहाइड और एसीटोन दोनों ही फैलिंग सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन नहीं देंगे, और सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के साथ दोनों रिएक्शन दे देंगे, 2,4-DNP के साथ भी दोनों रिएक्शन दे देंगे। और टोलेंस रीजेंट के साथ अगर हम बात करें, ये बेंजल्डिहाइड जो है भाई, ये टोलेंस रीजेंट के साथ तो क्या करेगा, ये पीपीटी बनाएगा आपकी सिल्वर ग्रे पीपीटी, सिल्वर ग्रे पीपीटी किसकी, एजी जाकर के नीचे बैठ जाएगा और यह खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ठीक, ऐसे ऑक्सीडाइज हो जाता है। जबकि कीटोन को टोलेंस रीजेंट रिड्यूस नहीं कर पाएगा, टोलेंस रीजेंट को रिड्यूस नहीं कर पाएगा कीटोन, या यूं बोल दो टोलेंस रीजेंट कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा। तो फैलिंग सॉल्यूशन के साथ तो दोनों ही रिएक्शन नहीं देते, इसके साथ दोनों ही रिएक्शन दे देते हैं, और इसके साथ एक रिएक्शन देगा एक नहीं देगा, ये यूज किया जाएगा। आंसर इज 4। ये भी आपका फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट का क्वेश्चन है। ठीक, तो आप ये मत सोचना कि इनको यूज कर सकते हैं, ये भी यूज नहीं कर सकते, दोनों रिएक्शन दे देंगे, ये कुछ लिखो ही मत आप, है ना, क्योंकि ये दोनों आपके ना NAR रिएक्शन देंगे और फैलिंग सॉल्यूशन की औकात नहीं है कि इनको ऑक्सीडाइज कर दे। अगर आप यहाँ पे बेंजल्डिहाइड ले आओ, ये फैलिंग सॉल्यूशन इसके साथ रिएक्शन नहीं देगा, और कीटोन भी ले आए, इसके साथ भी रिएक्शन नहीं देगा। ठीक, आंसर 1 आ गया, 4 आ गया, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, ये पूछ रहा है यहाँ पे क्या होगा, ये है पैटर्न, ये नया पैटर्न है। ठीक, ये एनसीईआरटी पैटर्न है, एनसीईआरटी पैटर्न जेईई मेंस आजकल पूछ रहा है, नीट में आएगा, नीट 2025 में आ सकता है, के लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसे लिख लो। ठीक, ऐसे क्वेश्चन इस बार एक क्वेश्चन पक्का आएगा आपके नीट में इस पैटर्न का, देखना। ठीक, देखो क्या बोला, टोलिन की रिएक्शन किसके साथ कराएं ताकि क्या हो जाए भाई, यहाँ पे आपका ये बेंजोइक एसिड बन जाए, मेटा पे NO2 आ जाए और पैरा पे ब्रोमीन आ जाए।
तो एक काम करो, पैरा पे अगर ब्रोमीन लाना है ना, ये दोनों तो माइनस एम हो जाएंगे, इसमें लेके जाने से पहले आप क्या करो, इसको ब्रोमिनेशन करा लो, ठीक, क्योंकि अगर बाद में ब्रोमिनेशन कराएंगे ना फिर NO2 और COOH का मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप बन जाएगा, है ना। तो फिर पहले ब्रोमिनेशन कराया आपने, पहले ब्रोमिनेशन कराने का फायदा क्या हुआ, ये आ गया BR यहाँ पे। अब इसका नाइट्रेशन कराएंगे तो ऑर्थो पोजीशन पे आएगा, लेकिन नाइट्रेशन कहाँ आना चाहिए, इसके साथ मेटा पे आना चाहिए। तो एक काम करो, पहले इसको ऑक्सीडाइज कर दो, KMnO4 के साथ रिएक्शन करा के H+ की प्रेजेंस में इसको आप है ना बेंजोइक एसिड बना दो, ये बन गया आपका पैरा ब्रोमो बेंजोइक एसिड। फिर क्या करना है, फिर आप इसका नाइट्रेशन करा देना HNO3 H2SO4 की प्रेजेंस में। अब आपका ये क्या है, ये -M ग्रुप है, जैसे यहाँ पे ये क्या था, +H ग्रुप था, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर था, ठीक, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर था, तो वैसे ही -M क्या है, ये मेटा डायरेक्टर है, तो मेटा पे NO2 ग्रुप आ जाएगा, इस रिएक्शन में यहाँ पे आ गया NO2 ग्रुप, ठीक। अब आपका डिजायर्ड प्रोडक्ट आ गया, बताओ कौन सा, पहले ब्रोमिनेशन होगा, फिर ऑक्सीडेशन होगा और फिर नाइट्रेशन होगा। अच्छा क्वेश्चन है, कर लेंगे। देखो भाई, आप अगर आप NCERT की एक्सरसाइज चेक करेंगे तो इस पैटर्न के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, और आजकल जेईई मेंस में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए मैंने लिख दिया नीट 2025 के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इनकी अप्रोच क्या होती है वो सीखना जरूरी है। जैसे इस क्वेश्चन में हमने क्या अप्रोच लगाई भाई, टोलिन से आपको क्या बनाना है, बेंजोइक एसिड बनाना, जिसके मेटा पे NO2 और पैरा पे ब्रोमीन है। तो देखो, अगर आप टोलिन को डायरेक्ट नाइट्रेशन कराओगे तो ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे आएगा इस कार्बन के रिस्पेक्ट में, ठीक। और अगर आपने डायरेक्ट इसका ऑक्सीडेशन कर दिया तो फिर ये COOH क्या हो जाएगा, -M ग्रुप हो जाएगा। तो यहाँ पे हम अगर ब्रोमीन आपको पैरा पे लेके आना है तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर के अकॉर्डिंग कराए, यानी ये जो आपका टोलिन में CH3 ग्रुप है, ये +H होता है, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होता है, तो पहले इसका ब्रोमिनेशन कराओ। तो पहले ब्रोमिनेशन कराने का फायदा क्या हुआ, डायरेक्ट पैरा पोजीशन पे ब्रोमीन आ गया, तो ये हो गया पैरा ब्रोमोटोलिन। अब इसका अगर आप नाइट्रेशन कराएंगे तो इसके अकॉर्डिंग कहाँ आ जाएगा, ये इस पोजीशन पे आ जाएगा, ऑर्थो पोजीशन पे आ जाएगा, ठीक। या आप यहाँ पे क्या करेंगे, फिर हम ये इसके ऑर्थो पे नाइट्रेशन ना हो तो इसकी KMnO4 के साथ आपने इसको ऑक्सीडाइज कर दिया, तो क्या बन गया, बेंजोइक एसिड बन गया। बेंजोइक एसिड का फिर नाइट्रेशन करा दो, तो बेंजोइक एसिड में COOH क्या है, -M है, -M के अकॉर्डिंग मेटा पोजीशन पे NO2 आ जाएगा। तो ऐसे हमने कराया, चेक करो कौन सा आएगा। पहले Br2 Fe के साथ रिएक्शन कराई, FeBr3 लिख दो, फिर KMnO4 HNO3 H2SO4, आंसर 1 आ जाएगा, आंसर इज 1। और ये हमारा हो गया सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट का क्वेश्चन, हो जाएगा भाई, ऐसे कर सकते हैं हम लोग आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। अच्छा, ये क्वेश्चन भी लिखने लायक है, आपको लिख लेना चाहिए कि इसका पैटर्न क्या है, जैसे मैंने समझाया वैसे ही सोल्व करना, मतलब वैसे लिख के देखना जो चीजें मैंने आपको सिखाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, ये है एसिटिक एसिड, इसकी रिएक्शन कराई गई Br2 फास्फोरस के साथ, तो ये बन गया भाई आपका ब्रोमिनेशन हो गया इसका, तो ये HBZ रिएक्शन है, हेल्महोल्ट्ज़-जेलेंस्की रिएक्शन, आंसर 3। ये सबको ही पता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, ये फर्स्ट टाइम का क्वेश्चन हो गया, 1 लाइनर क्वेश्चन था ये, तो आप कर लेंगे भाई सबके सब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 में क्या है, विच इज द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, इस रिएक्शन का प्रोडक्ट बताना है। देखो, एस्टर दे रखा है, इसकी रिएक्शन कराई सबसे पहले इसने किसके साथ, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ, ठीक, 2 मोल के साथ, यानी 2 बार। तो सबसे पहले तो क्या होगा, यहां पे ना ये ग्रुप हटेगा और यहां पे ये आपका अल्काइल ग्रुप आ जाएगा, किसका, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का। फिर एक बार और कराओ इसके साथ CH2 5MgBr, और फिर फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, एक साथ करा दो, अब हाइड्रोलिसिस भी एक साथ, तो सीधा क्या बना दो, टर्सरी अल्कोहल बना दो, C6H5 C2H5 C2H5 और OH, कीटोन से सीधा टर्सरी अल्कोहल। कौन सा आंसर आया, ये आ गया आपका थर्ड आंसर। ये आपका फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट का क्वेश्चन था, है ना, कर सकते हैं भाई ऐसे। नेक्स्ट, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35। अब इसमें पूछ रहा है, देखो ये दे दी आपकी SNAE रिएक्शन, SNAE मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन थ्रू एडिशन एलिमिनेशन, एसिड डेरिवेटिव की रिएक्शन होती है। तो इसमें पूछा था कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, एसिड डेरिवेटिव में एसिड हैलाइड का ज्यादा होगा या अमाइड का होगा या एस्टर का होगा या आपके इसका एनहाइड्राइड का होगा। तो इसमें ना ये X की इसकी स्टेबिलिटी, रेट ऑफ SNAE, यहाँ पे ये जो आपका X माइनस गया ना, ये लिविंग ग्रुप जो है इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, लिविंग ग्रुप की स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ X माइनस किसकी सबसे ज्यादा होगी, Cl माइनस की सबसे ज्यादा, उससे कम ये OCOR की हो जाएगी, उससे कम
OR की हो जाएगी और सबसे कम NH2 माइनस की हो जाएगी। ठीक, तो बताओ सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? एसिड हैलाइड। आंसर इज 1। ये भी फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन है और ऑलरेडी मैं आपको ना ये GOC2 में ऐसे क्वेश्चंस करवा चुका हूं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 सॉरी। ये बोल रहा है द रिएक्शन दैट डज नॉट गिव बेंजोइक एसिड एज द मेजर प्रोडक्ट। भाई बेंजाइल अल्कोहल है, K2Cr27 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, सीधा बेंजोइक एसिड बनेगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट NaOCl, ये हो गया एक टाइप से आपका Cl2NaOH, तो यहाँ पे क्लोरोफॉर्म बन जाएगा प्लस साथ में सोडियम बेंजोएट बनेगा, लेकिन सोडियम बेंजोएट में जब H3O+ डालेंगे तो ये बेंजोइक एसिड बन जाएगा। अब ये देखो, ये बेंजाइल अल्कोहल है PCC, ये माइल्ड ऑक्सीडेशन होगा तो बेंजाल्डिहाइड बनेगा, ना कि बेंजोइक एसिड। अब यहाँ पे बेंजाइल अल्कोहल KMnO4 के साथ ये भी बेंजोइक एसिड बना लेगा, तो किसने बेंजोइक एसिड नहीं बनाया? थर्ड ने। आंसर 3, ये आपका आराम से फर्स्ट अटेम्प्ट में हो सकता है, हो जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 36। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग सबस्टेट गिव द सेम प्रोडक्ट ऑन द रिडक्शन विद डाइबल H। देखो भाई डाइबल H में हम दो ही रिएक्शन पढ़ते हैं, भाई एक तो साइनाइड का CHO बनाना, एक एस्टर का CHO बनाना, तो इसने इतना इनवाइन कर रखे हैं तो CN का तो CHO बनाना सीख लो। एक तो ये हो जाएगा डाइबल H, क्या कर लेंगे यहाँ पे CH3 CH2 9 और ये CN का CHO यानी 10 कार्बन का एल्डिहाइड। दूसरा ऐसा ही ढूंढ लो एस्टर, 10 कार्बन का होना चाहिए एस्टर भी, मेन चेन में 10 कार्बन होने चाहिए अल्काइल ग्रुप को छोड़कर। डाइबल H के साथ ये भी क्या करेगा, इसको हटाना H लगा देना, ये बन जाएगा। ठीक, तो कौन सा आंसर आया? पहले में तो एसिड दे रखा, ये नहीं हो सकता, ये साइनाइड और एस्टर ये सही है, ये एल्डिहाइड दे दिया ये गलत है, ये एसिड दे दिया ये गलत है, तो आंसर 2 आ जाएगा। आंसर इज 2, ये भी हमारा फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट का क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है ना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपका आ चुका है ना। देखो जब हम टोलिन की रिएक्शन, NCERT का क्वेश्चन है, ठीक NCERT में है और एग्जाम में भी आ सकता है, Cl2H के साथ कराएंगे तो क्या होगा भाई, यहाँ पे इसका ना हम 2 बार करवाते हैं, बेंजिल क्लोराइड बन जाएगा जो कि वाटर के साथ हीट करने पे, देखो पहले तो क्या बनेगा, यहाँ पे 2 OH आ जाएंगे और ये 2 OH आपको पता फिर पानी निकल जाएगा, पानी निकलने के बाद यहाँ पे क्या बन जाएगा, बेंजाल्डिहाइड बन जाएगा। कौन सा आंसर आ? X एंड Y पूछ रखा आपसे, ये क्वेश्चन ऑलरेडी वैसे आ भी चुका नीट में है ना। आंसर 2। अच्छा इसमें ध्यान देना, यहाँ पे ना CHCl2 2 क्लोरीन आएंगे, 2 क्लोरीन आएंगे, फिर वाटर से 2 OH आएंगे, फिर पानी निकलेगा, फिर बेंजाल्डिहाइड बनेगा। कहीं जल्दबाजी में ये आंसर मत लगा देना, देख लेना इसको, ये गलती मत कर देना, कर दी होगी कुछ बच्चों ने ये, बल्कि मुझे पहला ऑप्शन देना चाहिए था, फिर जल्दबाजी में और ज्यादा मिस्टेक करते आप। ठीक, फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन है NCERT में, ऑलरेडी नीट में आ चुका है। नेक्स्ट है भाई क्वेश्चन नंबर 39, कंसीडर द रिएक्शन गिवन बिलो। ये रिएक्शन दे रखी है और फिर एक स्टेटमेंट लिखी है, 4 ऑप्शन दिए हैं। देखो ये रिएक्शन हमने कहीं देखी है, आपको याद आ रहा है कहां पे देखा है? NCERT में देखा है। ठीक, NCERT की रिएक्शन है, तो नीट 2025 में ये क्वेश्चन एज इट इज पूछा जा सकता है, यह मैं बोल दूंगा नीट 2025 में आएगा। ध्यान से सुनना, मैंने बोला ये क्वेश्चन नीट 2025 में एज इट इज आएगा, क्योंकि NCERT की लाइन से डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। क्या क्वेश्चन है? कार्बन सब्सटेंस की रिएक्शन जब NaHSO3 के साथ कराएंगे, इक्विलिब्रियम होगा, फिर उसके बाद प्रोटॉन ट्रांसफर होने से बाइसल्फाइड एडिशन कंपाउंड बन जाता है। क्वेश्चन में पूछा है इन द गिवन रिएक्शन इक्विलिब्रियम लाइज लार्जली टू द राइट हैंड साइड फॉर मोस्ट एल्डिहाइड्स एंड द लेफ्ट फॉर मोस्ट कीटोन्स ड्यू टू। इसका क्या रीजन है भाई? एल्डिहाइड्स के साथ तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है, बट कीटोन के साथ ये बैकवर्ड डायरेक्शन में जाता है। इसका रीजन ये है, देखो NaHSO3 ये न्यूक्लियोफाइल खुद क्या है? बल्कि है, और यहाँ पे कीटोन में भी क्या होती है? स्टेरिक हिंड्रेंस होती है। स्टेरिक हिंड्रेंस होने के कारण ये बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अब मैं आपको NCERT में भी ये रिएक्शन दिखा देता हूँ, डायरेक्ट स्टेटमेंट दिखाऊंगा। देखो ये रिएक्शन है आपके सामने, और यहाँ पे एक बार ये पढ़ना, द पोजिशन ऑफ द इक्विलिब्रियम लाइज लार्जली टू द राइट हैंड साइड फॉर मोस्ट एल्डिहाइड एंड टू द लेफ्ट फॉर मोस्ट कीटोन्स ड्यू टू स्टेरिक रीजन। ओनली स्टेरिक रीजन बोलना है, इलेक्ट्रॉनिक रीजन यहाँ पे नहीं देना, क्योंकि NaHSO3 बल्कि है और कीटोन में भी स्टेरिक हिंड्रेंस होने के कारण ये इक्विलिब्रियम बैकवर्ड चला जाता है। ध्यान रखना, ओनली स्टेरिक रीजन इसका आंसर है। तो ये ऐसी मिस्टेक जो आप करते हो, मैं आपको केयर टेस्ट सीरीज के थ्रू बता देता हूं। यही बेनिफिट है केयर टेस्ट सीरीज के टेस्ट अटेम्प्ट करके उसके
वीडियो सॉल्यूशन देखने का। इससे आपको ये भी पता चलता है कि कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है और आप क्या मिस्टेक करने वाले हो। तो देखो एनसीईआरटी की लाइन से डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में एज इट इज देखने को मिलेंगे, जैसे कि केयर टेस्ट सीरीज में मैं आपसे पूछता रहता हूं। ध्यान देना, इसका बोथ 1 और 2 आंसर नहीं लगाना है, इलेक्ट्रॉनिक रीजन इसका आंसर नहीं है। तो आंसर आ जाएगा 2, और जो बच्चा केयर टेस्ट अटेम्प्ट करके गया होगा वो इसको फर्स्ट अटेम्प्ट में इजीली सॉल्व कर देगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ जाएं। क्वेश्चन नंबर 40, कंसीडर द फॉलोइंग। यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप दे रखा है, इसकी रिएक्शन दी गई है NH2 यानी हाइड्रोजन के साथ। तो इसमें यहाँ पे एक बार तो क्या होगा, ये आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हुआ, देन KOH इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ हीट करने पे ये क्या बन गया, CO ग्रुप फाइनली CH2 में चेंज हो गया। तो आप समझ रहे हैं कौन सी रिएक्शन है, ये डायरेक्ट लिखते हो ना आप, ये वाली रिएक्शन है ये, N2H4 KOH की प्रेजेंस में हीट करना। अब आपको याद आ गया होगा क्या होगा इसमें, ये बनेगा आपका एल्केन, कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन सीधा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस रिएक्शन इज नोन एज वोल्फ-किर्शनर रिडक्शन, इसको वोल्फ-किर्शनर रिडक्शन कहते हैं। वहीं अगर हम बात करें, अगर ये रिएक्शन आपकी ZnHgHCl के साथ दी होती, दिस इज नोन एज क्लीमेंसन रिडक्शन, ये भी याद कर लो पैरेलल। ठीक, पहले भी एक क्वेश्चन में आया था टेस्ट में, क्लीमेंसन रिडक्शन। और नेक्स्ट आप एक काम ये भी कर सकते हो, HI रेड फास्फोरस के साथ अगर ये रिएक्शन करवा रहे हैं तब भी डायरेक्ट कार्बोनिल सब्सटेंस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये तीनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, इन तीनों रिएक्शन में सीधा कार्बोनिल सब्सटेंस का हम क्या बना लेते हैं, एल्केन बना लेते हैं। तो ध्यान रखना, एल्डिहाइड और कीटोन को डायरेक्ट एल्केन बनाना है, वोल्फ-किर्शनर रिडक्शन करें या क्लीमेंसन रिडक्शन करें HI रेड फास्फोरस के साथ। तो इसका क्या है, ये अब वो रिएक्शन पूछिए, ये तो आपको पता है, वोल्फ-किर्शनर रिडक्शन है, आंसर इज 1। ठीक, ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन है, कोई भी बच्चा इसको आराम से कर सकता है। इस क्वेश्चन को लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 43rd क्वेश्चन, अरेंज फॉलोइंग एसिड इन देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। इनकी पीके वैल्यू देखिए, एसिटिक एसिड, बेंजोइक एसिड, ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जिसकी पीके सबसे कम है, भाई ऐसा होगा ना, एसिडिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीके होता है। तो जिसकी एसिडिक स्ट्रेंथ पीके ज्यादा, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम। तो एसिडिक स्ट्रेंथ पीके सबसे ज्यादा किसकी है, ये है आपकी एसिटिक एसिड की, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम, उससे ज्यादा बेंजोइक एसिड की हो जाएगी, उससे ज्यादा ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड की हो जाएगी, और सबसे ज्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड की हो जाएगी, क्योंकि उसकी पीके सबसे कम है। तो कौन सा आंसर आ गया, 1 से ज्यादा 2, 2 से ज्यादा 3, 3 से ज्यादा 4। वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, आंसर इज 1। ये फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन था। ठीक है भाई, ऐसे कर सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, एक सेकंड, 40 कौन सा था, ये फर्स्ट था, मैंने 43rd बोल दिया शायद, चलो कोई नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट इज आर यूज्ड फॉर द कन्वर्जन ऑफ इथेनोइक एसिड टू इथेनोइक एनहाइड्राइड। भाई इथेनोइक एसिड है, इसका एनहाइड्राइड बनाना है, यहाँ पे हम यूज करेंगे कौन सा, SOCl2 के साथ कराओगे तो क्या बन जाएगा, ये दोनों तो आपका एसिटाइल क्लोराइड बना देंगे। P2O5 क्या है, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, तो ये क्या बनाएगा, ये एनहाइड्राइड बनाएगा। ठीक, ये एनहाइड्राइड बना देगा, वो दोनों तो एसिटाइल क्लोराइड बना देंगे। आंसर इज 3, ये आंसर नहीं आएंगे, है ना, आंसर 3। ये भी फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43rd, द मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग। देखो जब आप इसको हीट करेंगे, यहाँ पे क्या है असल में, जब आप NH3 के साथ रिएक्शन कराएंगे ना, ये आपका थैलिक एसिड है, NH3 के साथ रिएक्शन कराने पे ये पहले तो इसके साथ सोल्ट बना देगा, और ये सोल्ट ऐसे बन जाते हैं, ऐसे लिखते हो आप इसको, ठीक, ये ऐसे। और जब आप इसको हीट करते हो ना, ये थैलिमाइड बन जाता है। क्या बन जाएगा, थैलिमाइड बन जाएगा। NCERT की रिएक्शन है, एज इट इज एग्जाम में आ सकती है। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट, आंसर इज फर्स्ट, आंसर फर्स्ट है, और फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन है, फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन है, NCERT में गिवन है। ठीक, कर देंगे भाई। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 44, कैनिजार रिएक्शन इज नॉट गिवन बाय। कैनिजार रिएक्शन कौन देते हैं, विच हैज नो अल्फा एच, एल्डिहाइड विच हैज नो अल्फा एच, जिनके पास अल्फा एच नहीं होता। तो कौन सा, इज नॉट गिवन बाय पूछा है, इसके पास 0 अल्फा एच, इसके पास भी 0 अल्फा एच, इसके पास भी 0 अल्फा एच, इसके पास 3 अल्फा एच, ये नहीं देगा, आंसर 4 आ जाएगा। वेरी इजी क्वेश्चन है, फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन है, ये भी आराम से देखते ही हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। अब देखो ये प्रोपाइन दे रखा है, प्रोपाइन की रिएक्शन आपकी कराई 40% H2SO4
और 1% HgSO4, क्या बनेगा यहाँ पे CH3, ये OH और ये डबल बॉन्ड CH2। ठीक, ये बन जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे A बन गया, इसका आइसोमेराइजेशन करा दो। आइसोमेराइजेशन कराओगे तो कीटोन बन जाएगा। टोटोमेरिज्म कराएंगे तो क्या करेंगे, टोटोमेरिज्म। ठीक, अब बोल रहा है कि ए एन टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज, ए क्या है, प्रोपिन टूओल है, प्रोपिन टूओल है। ठीक, प्रोपिन, प्रोप 1 in 2-ol, प्रोप 1 in 2-ol एंड टोटोमेरिज्म। आंसर इज 4, आंसर इज 4। पहले भी ये क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं, ये भी आराम से फर्स्ट अटेम्प्ट में आप लोगों ने कर लिया होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, गिव द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रीजेंट्स यूज फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन। देखो भाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, नीट एग्जाम में आ सकता है, या एटलीस्ट ये तो लिख लो इंपॉर्टेंट फॉर रिवीजन, क्योंकि नीट में आए या ना आए ये आपका कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा। और मैं गारंटी के साथ बोलता हूं बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को रॉन्ग करेंगे। क्यों रॉन्ग करेंगे, क्योंकि वो सीधा ना इसमें एक मिस्टेक करेंगे, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, बट पहले सुन लो। देखो इसमें क्या करना है भाई, यहाँ पे आपको एस्टर ग्रुप को तो एल्डिहाइड ग्रुप में लेके जाना है, और जो ये यहाँ पे कीटोन ग्रुप है ना उसका एल्कीन बनाना है। तो एस्टर को एल्डिहाइड बनाने का मेथड आपको याद है, डाइबल एच, ये डाइबल एच से बना सकते हैं। अब कीटोन को एल्कीन कैसे बनाए, कीटोन को पहले रिड्यूस करो अल्कोहल में, फिर अल्कोहल का डिहाइड्रेशन कर देना। ठीक, तो उससे क्या बन जाएगा, एल्कीन बन जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। समझ आ गया। अब क्वेश्चन ये है कि सीक्वेंस क्या होना चाहिए, पहले इसको हम एल्डिहाइड में लेके जाए या अल्कोहल को रिड्यूस करके उस तरफ से आगे बढ़े, तो कौन सा मेथड फॉलो किया जाए। तो यहां पे आप देखो हम क्या करेंगे, पहले मैं लिख देता हूं एक बार इसको। ये देखो, ये आपका एस्टर ग्रुप है, यहाँ पे मिथाइल लगा है। ठीक, और ये आपका कीटो ग्रुप है। अब मान लीजिए मैं पहले उसको डाइबल एच के साथ रिड्यूस करता हूं, मान लीजिए डाइबल एच के साथ रिड्यूस कर लिया। रिड्यूस करने का नुकसान ये होगा, सॉरी, इसको डाइबल एच के साथ रिड्यूस करके एल्डिहाइड बना लिया मैंने। ठीक, अब इसका नुकसान ये होगा, जब आप फर्दर फिर कीटोन को रिड्यूस करेंगे ना, कीटोन के साथ साथ एल्डिहाइड भी रिड्यूस हो जाएगा। तो हमें एल्डिहाइड को रिड्यूस नहीं करना, एल्डिहाइड ग्रुप तो रखना है। तो एक काम करो, इसको पहले मत करो, यानी एस्टर का एल्डिहाइड मत बनाओ, उसको एज इट इज रखो। आप सिर्फ एक बार है ना कीटोन को छेड़ो। कीटोन को कैसे छेड़े भाई, यहां पे कीटोन का रिडक्शन करा दो, किसके साथ, कीटोन का रिडक्शन कराते हैं NaBH4 के साथ। NaBH4 क्या करेगा, इसका सेकेंडरी अल्कोहल बना देगा। सेकेंडरी अल्कोहल बनाने के साथ बाद अब इसमें पानी मत डालो, क्योंकि पानी डाला ना एस्टर क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा। ठीक, तो इसको डिस्टर्ब मत करो, पहले काम करो डाइबल एच के साथ रिएक्शन करा लो, मतलब आप सीधा इसमें एसिडिक वाटर मत डालो, जैसे देखा ना H3O+ हीट, वो मत करो, क्योंकि नहीं तो ये बॉन्ड टूट जाएगा ऐसे H और OH में, ये एसिड और अल्कोहल बन जाएंगे। आपको एसिड बनाना ही नहीं है, आपको क्या करना पड़ेगा, डाइबल एच से रिएक्शन कराओ। तो यहाँ पे क्या आ गया, एल्डिहाइड आ गया, फिर ये देखो अल्कोहल है। अच्छा, ये मैंने जीरो गलत लगा दी, बेंजीन बना दी, सॉरी जीरो नहीं बोलते इसको। अब इसका क्या करो, H3O+ की प्रेजेंस में हीट कर दो, ये क्या करेगा, इसका एसिडिक डिहाइड्रेशन कर देगा। तो एसिडिक डिहाइड्रेशन किसका होता है, अल्कोहल का, तो एल्डिहाइड को डिस्टर्ब नहीं करेगा, ये बन जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में होते हैं, लेकिन मत करना आप, मैं कराऊंगा आपको सारे टेस्ट के थ्रू, या आपको नोट्स में जैसे करा रखे हैं, है ना, समझे। तो हमने एस्टर ग्रुप से स्टार्ट क्यों नहीं किया, क्योंकि एस्टर ग्रुप से स्टार्ट करके आप एल्डिहाइड तो बना लेते डाइबल एच के साथ, लेकिन जब NaBH4 के साथ रिड्यूस कर देना, कीटोन भी रिड्यूस होता, एल्डिहाइड भी रिड्यूस होता, बट एल्डिहाइड को तो हमें एज इट इज रखना ना। तो इसलिए पहले हमने क्या किया, सबसे पहले कीटोन को रिड्यूस किया सेकेंडरी अल्कोहल में, फिर कीटोन को रिड्यूस करने के बाद यहाँ पे अल्कोहल का हमने डिहाइड्रेशन नहीं किया, क्योंकि डिहाइड्रेशन करते एसिडिक मीडियम में, तो यहाँ पे इसका भी क्या हो जाता, हाइड्रोलिसिस हो जाता। तो वो करने की बजाय पहले हमने डाइबल एच के साथ एस्टर को एल्डिहाइड में रिड्यूस किया, और फिर इसका क्या किया, एसिडिक डिहाइड्रेशन किया। आई थिंक अब आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। आंसर कौन सा आएगा, NaBH4 डाइबल एच H3O+। बहुत सारे बच्चों ने इसका फर्स्ट आंसर लगाया होगा, जो कि रॉन्ग है। तो आंसर 3, और ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट का तो क्वेश्चन नहीं है, ये आपका सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट तक जाएगा। ठीक है भाई, अच्छा क्वेश्चन है। वीडियो पॉज करके जो मैंने आपको सिखाया वो नोट कर ले, क्योंकि एग्जाम में आ सकता है। लिखो फास्ट। 47, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट इज यूज्ड टू रिड्यूस एल्डिहाइड टू प्राइमरी अल्कोहल। भाई ये एल्डिहाइड है, इससे आपको क्या बनाना है, प्राइमरी अल्कोहल बनाना है। तो प्राइमरी अल्कोहल बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, पहले दोनों तो क्या करेंगे, पहले दोनों तो आपका ना सीधा एल्केन बना देंगे, सीधा क्या बना देंगे, एल्केन। और ये क्या है, ये आपका बेनेडिक्ट सॉल्यूशन है, ये बता क्या बनाएगा, ये एसिड बना देगा। तो यहाँ पे क्या यूज किया जाएगा, LiAlH4, ये आपको अल्कोहल बना देगा,
एल्कोहल। समझ आ? तो आंसर इज 3, आंसर इज 3। ये आपका 47 क्वेश्चन हो गया। ठीक, फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, ये फॉर्मेल्डिहाइड है, ग्रिग्नार्ड एजेंट के साथ रिएक्शन करा, हाइड्रोलिसिस। भाई फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन करा रहे हो किसके साथ? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। पहले भी हम पढ़ चुके हैं, क्या बनेगा सीधा? प्राइमरी अल्कोहल। कौन सा आंसर आया? सेकंड आ जाएगा। वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन, पहले भी बता चुका हूं आज के वीडियो में ही। नेक्स्ट 49, द प्रोडक्ट इन दिस रिएक्शन इज, ये कीटोन है N2H4KOH के साथ, ये क्या होगा? फिर आपका क्लीमेंसन रिडक्शन हो गया, तो इसमें ये हो जाएगा CH3 CH2 CH2 CH3। कौन सा आंसर है? सेकंड, आंसर इज 2। फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। लास्ट पार्ट में आपको आसान क्वेश्चन मिलेगा काफी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, असर्शन, ये देखा डज नॉट गिव HVZ रिएक्शन। ये भाई HVZ रिएक्शन नहीं देगा, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि HVZ रिएक्शन देने के लिए एसिड के पास अल्फा H होनी चाहिए, इसके पास अल्फा H ही नहीं है, तो ये HVZ रिएक्शन नहीं देगा। असर्शन सही है। रीजन, डज नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन एटम, रीजन भी सही है। रीजन एक्सप्लेन्स असर्शन, रीजन एक्सप्लेन असर्शन, तो आंसर इज 1, आंसर इज 1। वेरी इजी क्वेश्चन, ये भी फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन था, कर देंगे भाई ऐसे। तो ये थे आपके कार्बोनिल कंपाउंड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड टेस्ट के सॉल्यूशन। मुझे उम्मीद आपको अच्छे समझ में आया होगा। एनसीईआरटी के जो पॉइंट पिछले कुछ सालों में एग्जामिनर ने नहीं पूछे हैं वो मैंने कवर किए हैं, जहां से एज इट इज क्वेश्चन आपको नीट एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक, उम्मीद आपने भी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो आपकी मिस्टेक थी, वो सारे नोट कर दिए होंगे। बस अब एग्जाम तक बार बार अच्छे से रिवाइज करना, ताकि आपसे एग्जाम में कोई मिस्टेक ना हो और आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स, अच्छी रैंक के साथ अपने ड्रीम कॉलेज में जाए। ठीक है भाई, तो ऐसे ही लगे रहो, मेहनत करते रहो, केयर टेस्ट सीरीज के टेस्ट अटेम्प्ट करते रहो, टेस्ट के वीडियो सॉल्यूशन देखो, मिस्टेक लिखो, मिस्टेक का एनालिसिस करो, बार बार अच्छे से रिवाइज करो। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।